हेलो एवरीवन। तो ये कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमारी फीमेल लीड जिसका नाम कंग बेटना है, वो कुछ साइकेट्रिस्ट के बीच में बैठी हुई थी और डॉक्टर्स को अपनी कंडीशन के बारे में बताती है। कहती है कि एक्चुअली मैं एक डीमन हूँ जो कि हेल से आई हूँ। मैंने इस बॉडी को पोजेस किया है और जो इसकी असली मालिकन थी वो इस दुनिया से अब जा चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है पहले का समय, जहाँ पर कंग बेटना जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इतने में उसे एक रास्ता दिखाई देता है। जब वो उस रास्ते को फॉलो करती हुई जाती है तो उसे पता चलता है कि वो हेल के कोर्ट में पहुंच चुकी है। यहाँ पर उसके सामने एक जज बैठी हुई थी जिसकी पर्सनालिटी कमाल की थी और उसका नाम था जस्टिशिया। वो उसके सामने एक क्रिमिनल को सजा सुनाती है और उसे गेना यानी कि हेल में भेज दिया जाता है। एक्चुअली बिटना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से पहुंच गई थी, वरना वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मर्डरर्स आया करते थे। वो कहती है कि मैं मर्डरर नहीं हूँ, मैं तो एक जज हूँ असली दुनिया से। लेकिन जस्टिशिया को अपनी जजमेंट देने की बहुत जल्दी थी। वो कहती है कि जो यहाँ पर आ गया बस उसे सजा तो मिलेगी और फिर उसे गिना का स्टैंप लगाकर हेल में भेज देती है। लेकिन ये फैसला उसने गलत ले लिया था। इसी वजह से वहाँ पर बायल पहुँच जाता है जो कि वहाँ पर सबसे सुपीरियर और सबसे पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो उससे कहने लगता है कि तुमने गलती की है और अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम इसी लड़की की बॉडी में दुनिया में वापस जाओगी। ह्यूमंस की दुनिया में जाकर तुम्हारे पास 1 साल का समय है। तुम 10 मर्डरर्स को वहाँ से हेल में भेजोगी। अब जस्टिशिया ना चाहते हुए भी बाल की दी हुई ये सज़ा मानने के लिए रेडी हो जाती है और उसके बाद वो दुनिया में आती है और कंग बिटना की बॉडी को वो पोजेस कर लेती है। कंग बिटना एक्चुअली एक जज थी और उस टाइम पर अपनी सारी कहानी सुनाकर जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी तो उसके पास उसकी रिपोर्ट थी और उस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो इसको साइकोलॉजिकल पेशेंट डिक्लेयर कर देते हैं। अब एक तरफ तो डॉक्टर्स को उस पर दया आ रही थी और उसे डॉक्टर्स पर जो उसकी बात को समझ नहीं सकते थे। अब वो अपना फर्स्ट केस हेयरिंग करने के लिए चली जाती हैं। यहाँ पर बिटना बिल्कुल कूल स्टाइल में जज के रूप में अपने कोर्ट में एंटर होती हैं। साथ साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक भी पिए जा रही थी और बड़े मज़े से केस सुन रही थी। और इस केस को लेकर वहाँ पर जो लड़का आया हुआ था उसका नाम है हान डुआन और यही हमारे ड्रामे का मेन लीड है जो कि एक्चुअली एक डिटेक्टिव भी है। लेफ्टिनेंट हान डुआन पर यह इल्ज़ाम लगा था एक क्रिमिनल की तरफ से कि उसे अरेस्ट करते हुए उसने एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ की है, इसीलिए उसने उस पर असॉल्ट का केस कर दिया था। लेकिन बिटना वो बहुत कूल टाइप की जज थी। वो उससे कहने लगती है कि क्या बेवकूफ़ाना हरकत है, क्यों आप लोग कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब ये ऑफिसर ऐसा ना करता तो फिर और क्या करता, क्या उसे फूलों के हार पहनाता और फिर उसके सामने झुककर विनती करता कि प्लीज़ अपनी गन मुझे दे दें और फिर उसके हाथों मारा जाता और बहुत ऑनर के साथ दफना दिया जाता। वो बहुत मज़े से हान डुआन के हक में वो फैसला करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर बाहर कुछ बच्चों का ट्रिप आया हुआ था स्कूल की तरफ से। वो जैसे ही बिटना को देखते हैं तो जज को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस करने लगते हैं। वो गॉडेस ऑफ जस्टिस को देख रहे थे कि इसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है। वो कहती है कि ये बच्चों से हाइड एंड सीक खेल रही है। वो ये भी पूछते हैं कि एक्चुअली गॉडेस का नाम क्या होगा, तो वो अपना ही नाम उनके सामने ले देती है। कहती है इसका नाम जस्टिशिया होगा और फिर साथ ही साथ उन बच्चों को ये भी सिखा देती है कि इस दुनिया में जस्टिस मर चुका है। उसे सारा कुछ करते हुए हान डुआन भी देख रहा था और वो उसकी पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस हुआ था। वो बहुत कूल और बहुत डिफरेंट थी। वो उसका थैंक्स करने उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो अपना बैग, यूनिफॉर्म और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे देती है और कहती है कि ऊपर मेरा असिस्टेंट होगा, उसको जाकर दे देना। डॉन उसे अपना कार्ड दिखाता है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, अगर कभी मेरी हेल्प चाहिए। वो उसका कार्ड देख लेती है और कहती है इन्फॉर्मेशन मैं याद रखूंगी, वरना वैसे मुझे कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। और फिर हमें पता चलता है कि उसका असिस्टेंट और कोई नहीं बल्कि वलक है जो कि हेल के कोर्ट में उसका असिस्टेंट होता था। उसे भी उसके साथ इस दुनिया में भेज दिया गया था। बिटना एक्चुअली एक लड़की से मिलने के लिए जा रही थी जिसका नाम मिन योंग था। वो चर्च में थी और वहाँ जाते हुए इस डीमन जज की आंखें चुंधियाने लगती हैं। तो वो ऐसा करती है कि अपने सन ग्लासेस लगाकर चर्च में एंटर होती है और फिर उसके बाद उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारे केस की डिटेल्स जानना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी जज हूँ और चाहती हूँ कि हकीकत जानूँ। एक्चुअली उस लड़की के ऊपर उसके बॉयफ्रेंड ने हमला किया था, उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी, लेकिन वो उसे सजा दिलाने की बजाय उसे माफ़ी दे रही थी। ऑल्दो वो माफ़ी के काबिल कभी भी नहीं लगता था। बिटना चाहती थी कि वो उसे हकीकत बताए, अगर वो ब्लैकमेल हो रही है या फिर प्रेशराइज्ड, लेकिन मिन जियांग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। बिटना उसके पीछे पीछे जाती है हकीकत जानने के लिए और इतने में पुलिस को ऐसा लगता है कि इस लड़की को ये तंग कर रही है। वो उसे हरासमेंट के केस में पकड़ लेते हैं। इतने में उसका बैग छूटता है और उसमें से वही मेडिकल डॉक्यूमेंट गिर जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि उसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। वो उसे पकड़कर उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। वहाँ पर हान डुआन भी था और हमें पता चलता है कि वहाँ पर उसकी मम्मी भी हैं जो कि उसकी एडॉप्टिव मदर है।
ये सारे एक ही पुलिस स्टेशन में काम करते थे। यहाँ पर हान डोआन के साथ बिटना बहुत फ्री हो रही थी, जिसकी वजह से सारों को लगता है कि जैसे इनके बीच कोई नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं बल्कि ये एक दूसरे के लिए बहुत स्पेशल है। हान डोआन को वैसे ही बिटना बहुत पसंद आई थी, वो बहुत कूल थी, तो ऐसा करता है कि उसकी साइकोलॉजिकल डॉक्यूमेंट वाले पेपर्स छुपा लेता है और उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करता उनकी रिपोर्ट में, और उसके बाद उसे वहाँ से बाहर भेज देता है। बाहर जाकर बिटना उससे पूछने लगती है कि डिटेक्टिव, क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद को डीमन कहती हूँ। लेकिन वो उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम डीमन हो या एंजल, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम जज के रूप में बहुत अच्छी हो। और फिर हमें नेक्स्ट डे केस का दिन दिखाते हैं। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जो कि अरेस्ट हुआ था, उसका नाम जून था, जिस पर मिन जियोंग पर असॉल्ट करने का केस था। लेकिन वो बहुत मासूम बनता है और कहने लगता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसने भी मुझे माफ़ कर दिया है, मुझसे गलती हो गई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो वाकई पछता रहा है और इनोसेंट है। लेकिन कोर्ट एडजर्न होने के बाद उसका हमें एक और ही रूप दिखाई देता है। वो जाता है उसके पेरेंट्स के पास उनसे सॉरी करने के लिए, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल एक शैतान था और वो उनसे पूछने लगता है कि मिन जियोंग कैसी है। ऐसा लग रहा था कि वो कोई क्रेजी साइकोपैथ है। अब बिटना इसी बारे में सोच रही थी कि इस केस में मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा सुना सकती हूँ। वो थोड़े अरसे जेल में रहेगा और उसके बाद छूटकर बाहर आ जाएगा, फिर वैसी ही हरकतें करेगा। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि मैं इसे छोटी सी पनिशमेंट दूं और उसके बाद उसे छोड़ दूं, ताकि वो दोबारा से किसी पर हमला करे, किसी को मारे और उसके बाद मेरा शिकार बन जाए। अब उस केस का फैसला देने का दिन आ जाता है। हान डोआन को तो ऐसा लगता था कि बिटना इसे सख्त से सख्त सजा देगी, लेकिन बिटना वहाँ पर ये फैसला देती है कि डिफेंडेंट बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ विक्टिम ने खुद उसे माफ़ी दी है, तो फिर कोई बात नहीं, इसे एक चांस दिया जाना चाहिए। उसे थोड़ा बहुत फाइन लगाती और उसके बाद उसे फ्री कर देती। ये सुनते ही हान डोआन और मिन जियोंग की फैमिली को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। अब हान डोआन उसके पीछे पीछे आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम उसे पनिशमेंट दोगी जैसे तुमने कहा था उसकी फैमिली से। लेकिन वो आगे से उसे कहने लगती कि तुम बहुत क्यूट दिखाई दे रहे हो, इस तरह की लॉ से रिलेटेड बातें करते हुए। और हाँ, जो मैंने बोला था वो झूठ नहीं था, ये जो डिजर्व करता है इसके साथ वाकई ऐसा होगा। और बस यही कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद हान डोआन जाता है और उस मिस्टर जून से कहने लगता है कि मिन जियोंग से दूर रहना, तुम्हें सज़ा तो नहीं मिली लेकिन मेरी नज़रें तुम पर गड़ी हैं। उधर मिन जियोंग बहुत डर गई थी, उसे लगता था कि वो छूट गया है तो वो दोबारा उसे अप्रोच करेगा। मिन जियोंग ने खुद को अपने अपार्टमेंट में लॉक कर दिया था, अपनी फैमिली के लिए भी नहीं खोलती थी। और फिर इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मिन जियोंग को भी तसल्ली हो जाती है कि जैसे वो सेफ है, लेकिन दूसरी तरफ बिटना बहुत परेशान थी। उसे लग रहा था कि शिकार मेरे हाथ से निकल गया है, ये जून इतना शांत क्यों बैठा हुआ है, कुछ कर क्यों नहीं रहा। इतने में अपने मैजिकल मिरर में देखती है तो उसे पता चलता है कि वो वाकई कोई मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। और फिर उसके बाद हमें जून को दिखाते हैं, वो किसी तरह से ज़बरदस्ती मिन जियोंग के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसके बाद उस पर हमला कर देता है। वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था और उससे यही कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकती हो। वो उसे बहुत ज़्यादा असॉल्ट करता है, इसके साथ साथ उसे इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर देता है और उसके बाद उसके घर से चला जाता है। यहाँ पर मिन जियोंग को और कुछ भी नहीं सोचता तो उसे लगता है कि उसे अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेनी चाहिए। जब वो इस तरह से करने की कोशिश कर रही थी तो उसी टाइम पर बिटना भी मैजिकल मिरर में उसे देख रही थी और ये देखते ही उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसे अपना पहला शिकार मिल चुका था। वो तुरंत ही जाती है और जब जून वापस जा रहा था तो उसका रास्ता रोक लेती है। अब उसके साथ उसका एक मैजिकल नाइफ था जो कि वो निकाल लेती है और साथ ही साथ गिना की स्टैम्प भी। जबकि दूसरी तरफ हमें असली वाली बिटना को दिखाते हैं। वो उस टाइम पर हेल से भागने की कोशिश में थी और वहीं पर ही वहाँ की एक वार्डन जिसका नाम ग्रेमरी था वो उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है और उसके पीछे एक डीमन को लगा देती है। वो मॉन्स्टर उसे वहाँ से पकड़कर ख़त्म करने ही वाला था कि इतने में उसके सामने हेवंस के दरवाजे खुल जाते हैं और उसे देखते ही वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और फाइनली बिटना अब हेवन की तरफ बढ़ चुकी थी। जबकि इसी टाइम पर हमें प्रेजेंट में इस दुनिया में दिखाते हैं। यहाँ पर बिटना जून को ख़त्म ही करने वाली थी कि इतने में ऊपर से कोई आ जाता है और वो हान डोआन था जो कि आते ही उस पर हाथ उठाने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मिन जियोंग को किस हालत में पहुँचा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता, बिटना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कानून तोड़ रहे हो इस तरह की हरकत करके। और फिर इतने में कॉप्स जून को वहाँ से ले जाते, जबकि हान डोआन अपने साथ बिटना को लिफ्ट देता है। उसकी एक वैन थी, उस वैन में एक क्रॉस का सिंबल था जिसे देखते ही उसकी पेनफुल होने लगती है तो वो रात को ही अपने सनग्लासेस निकाल लेती है।
अब उसको वहाँ से ले जाते हुए वो सीधा मिन जियोंग के अपार्टमेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर ये सीन हुआ था। और हमें पता चलता है कि मिन जियोंग ने खुद की जान लेने की कोशिश तो की थी, लेकिन इतने में हान डुआन और उसके पेरेंट्स वहाँ पर पहुँच गए थे, जिन्होंने उसे मरने से बचा लिया था। हान डुआन ने तो इसी केस में पकड़ लिया था जून को, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसने उसे खुद को मारने पर मजबूर नहीं किया था, इसीलिए वो दोबारा से छूट जाता है बेल पर। अब वलक बिटना के पास आता है और उससे कहता है कि देखो, मिन जियोंग मारी तो नहीं गई, वो तो बच गई है, तो फिर अब हम उसके बॉयफ्रेंड जून को कैसे हेल में भेज सकते हैं। ये पहला शिकार तो हाथ से निकल गया, लेकिन बिटना के अपने ही रूल्स थे। वो कहती है कि उसने उसे इस हालत में छोड़ा है कि ना वो जिंदा है ना ही मरी हुई है, उसकी मेंटल स्टेट तो खत्म ही हो चुकी है, तो मैं इसे मर्डर ही कंसीडर करूंगी। जबकि उसी दिन वो साइकोपैथ जून दोबारा से मिन जियोंग के पीछे उसके घर में पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो उसके घर के अंदर घुसता, उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। जबकि मिन जियोंग के पास नेक्स्ट डे हान डुआन आया हुआ था। वो उसके पेरेंट्स से और उससे कुछ बात करना चाहता था। कितने में उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जून कल रात मारा जा चुका है, उसकी डेड बॉडी मिली है। और ऑफ कोर्स हम सब तो अच्छे से जानते हैं कि ये कारनामा बिटना के अलावा और कौन कर सकता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। ये सब याद करते हुए बिटना बहुत खुश हो रही थी। एक्चुअली उसने वलक से आवाज़ चेंज करा के मिन जियोंग की आवाज़ में जून को कॉल कराई थी और उसे एक एबंडेंट जगह पर बुलाया था। और अपना पहला शिकार करने के लिए बिटना बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। उसे ये सुंदर सा फेस बहुत पसंद था, जिसे वो अक्सर ही सजाती रहती थी। अब वो जैसे ही जून के सामने आती है, वो तो मिन जियोंग को एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसे देखकर बहुत हैरान रह जाता है और उसके साथ साथ वलक भी था। उसे लगा था कि ये नॉर्मल सी जज है, लेकिन इतने में वो उसके हाथ में जब मैजिकल खंजर देखता है तो ये देखते ही बहुत डर जाता है। उससे पूछता है कि तुम हो कौन, और बस वो उसे अपनी ही नज़रों से हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे वो सारा कुछ एक्सपीरियंस कराती है जो कि वो मिन जियोंग के साथ करता रहा था। वो हिप्नोटाइज होकर उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है और उस पर हर वो टॉर्चर करती है जिस टॉर्चर से उसने मिन जियोंग को गुजारा था। उसकी पसंद का खाना न खाने पर वो उसे दोबारा से खाना ठुसाती है, उसे टॉर्चर करती है, उसे थप्पड़ मारती है। उसकी जो बात बुरी लगती थी उस पर उससे लड़ने लगती थी और फिर उसके बाद उससे कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ कर ना जाना। और जब वो तंग आकर उसकी दुनिया में उसे ब्रेकअप करना चाहता था तो उसने उसे इतना मारा था, बिल्कुल वैसे जैसे उसने मिन जियोंग पर हमला किया था। अब वो ना जिंदा था ना मरा हुआ था, वो बहुत तकलीफ से गुजर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिन जियोंग गुजरी थी। इवन के इस दुनिया में बिटना एक दफ़ा अरेस्ट भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद छूट के दोबारा आ गई थी और उसको दोबारा से वही मज़ा चखा रही थी जैसा उसने मिन जियोंग के साथ किया था। वो उस लाइफ में इतना टॉर्चर फील करता है और साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है जैसे कि मिन जियोंग आई थी और ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो खुद को ख़त्म करता है तो वो दोबारा से बिटना के सामने खड़ा हुआ था उसी पॉइंट पर, वो सारा जुल्म एक्सपीरियंस करने के बाद। अब बिटना उससे कहती है कि देखो, सज़ा तो तुमने अपनी पूरी काट ली, सब कुछ वो एक्सपीरियंस कर लिया और अब मैं तुम्हारी जजमेंट देने के लिए जा रही हूँ। लेकिन इतने में वो उस पर हमला ही कर देता है। लेकिन यहाँ पर बिटना के फेस पर एक स्माइल थी। वो उस डीमन का कहाँ मुकाबला कर सकता था पावर में, वो उसे एक हाथ से ही ऊपर उठा लेती है और फिर उसके बाद तड़पा तड़पा कर उसे ख़त्म कर देती है और उस पर गीना का यानी कि हेल का स्टेप भी लगा देती है। अब नेक्स्ट डे जून की तो सिर्फ लाश ही मिली थी, लेकिन जब वो लोग उस घर के अंदर एंटर होते तो वहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, जैसे यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये सारा कुछ करने के बाद बिटना ने हेल्थ से क्लीनर्स को मंगवाया था। वो बहुत प्रोफेशनल थे और उन्होंने वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। लेकिन डेड बॉडी को तो वो ठिकाने लगा सकती थी, फिर भी उसने छोड़ दिया था ताकि लोगों को ये सबक रहे कि अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो उसका अंजाम कैसा होगा। अब डिटेक्टिव्स इस केस को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें किसी किस्म का कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था और साथ ही साथ वो लोग गीना की स्टैम्प को देखकर भी हैरान रहते हैं और उन्हें पता चलता है कि ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है हेल। अब बिटना बहुत खुश थी, एक शिकार तो उसने पकड़ लिया था, अब 9 और रहते थे। और इसी मामले में वलक उसको एक मशवरा देता है और कहता है कि देखो डिटेक्टिव हान डुआन तुम्हारे बहुत इर्द गिर्द घूमता है, मुझे लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। अगर तुम उसका दिल जीतो, उसके साथ समय बिताओ, तो इस तरह से तुम्हें बहुत से क्रिमिनल्स के बारे में पता चल सकता है और तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। अब एक दिन बिटना अपने कुछ कोलीग्स के साथ बैठकर खाना खा रही थी। यहीं पर ही वो एक असेंबलीमैन जियोंग के बारे में न्यूज़ देखती है। वो पूछने लगती है कि ये कौन है, तो सब हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट तो ज़रूर हुआ था, लेकिन क्या तुम्हें जियोंग के बारे में भी नहीं याद? ये तुम्हारे होने वाले ससुर थे, लेकिन फिर तुमने इनके बेटे से एंगेजमेंट तोड़ ली थी। और उसी टाइम पर असेंबलीमैन जियोंग भी अपने बेटे के साथ बैठे हुए थे और उसे कहने लगते हैं
कि तुम्हें अपनी एक्स फियांसी बिटना पर नजर रखनी चाहिए, हमें उसकी जरूरत है। और साथ ही साथ बिटना के बॉस को भी कहते हैं कि उस पर ऐसी तीखी नजर रखो जैसे मुर्गी अपने अंडों पर रखती है। और फिर इसके साथ ही हमें पता चलता है कि कंग बिटना एक्चुअली एक बिल्कुल आम से एरिया में रहती थी। वहाँ पर कुछ भी फैंसी नहीं था। उसके शौक तो बहुत ऊंचे थे। उसने एक स्पोर्ट्स कार भी ले रखी थी, लेकिन उसके खर्चे इतने ज्यादा थे कि वो एक नया घर अफोर्ड नहीं कर सकती थी और उसे पुराने वाली बिटना के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। वहीं की बिल्डिंग में एक आंटी होती थी जिन्होंने सबको रिलीजियस प्रीच करने के लिए अक्सर बुलाया हुआ होता था। अब वो क्या करती, उनके खाने की दावत सुनकर अक्सर वहाँ चली जाती थी, लेकिन सनग्लासेस लगा लिया करती थी ताकि क्रॉस वगैरह को देखकर उस डीमन की बुरी हालत ना हो। अब वहाँ पर उसने कुछ और टेनेंट्स को भी बुलवाया हुआ था और रीडेवलपमेंट के एक पेपर पर वो उनसे साइन लेती है और यहाँ पर कंग बिटना भी अपने साइन कर देती है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिन जियोंग बहुत सैड थी, अक्सर चर्च में ही बैठी रहती थी। उसे खुद ही गिल्टी फील होता था, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में थी। यहाँ पर एक दफ़ा बिटना उसके पास आती है और उसे तसल्ली देती है, कहती है कि जो उनकी जो जान गई है वो तुम्हारी वजह से नहीं गई, वो अपनी हरकतों की वजह से डिज़र्व ही यही करता था और तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम डिज़र्व करती हो कि तुम्हारी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो। उसने उसे इतना हौसला दिया था कि वो दोबारा से अपनी लाइफ जीना सीख चुकी थी। और इसी बारे में वो हान डोआन को भी बताती है कि बिटना जितनी रूड दिखाई देती है वो दिल की इतनी ही अच्छी है। जबकि बिटना ने तो सोचा हुआ था कि उसे हान डोआन के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, क्योंकि उसे अभी तक अपना कोई अगला शिकार नज़र नहीं आया था। वो उसके ऑफिस में जाती है और उसके फ्रेंड्स के थ्रू उसका पता निकलवा लेती है कि वो उस टाइम पर कहाँ पर होगा, और उनसे ये कहा था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। हान डोआन पहले तो उसे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था, लेकिन वो उसे चिपके ही जा रही थी और फिर उससे कहने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कोलीग्स के पास चली जाऊंगी और उनके साथ बैठकर डिनर करूंगी। ये सुनते ही वो उससे ही साथ बैठकर खाना खाने लगता है। अब यहाँ पर वो उसे ड्रिंक भी करा देती है। वो चाहती थी कि इसके अंदर की बातें उगलवा सके। जब वो ड्रंक था, बिल्कुल टल्ली हो गया था, उससे पूछती है क्या कोई ऐसा मर्डरर है जिसने लोगों को तो मारा हो लेकिन वो पकड़ा ना गया हो। वो कहता है ना हान डोआन, मैं खुद एक मर्डरर हूँ। वो कहने लगती है कि डिटेक्टिव मर्डरर कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि मैंने 3 लोगों को मारा है। वो उससे पूछती है अच्छा, तो जिनका तुमने मर्डर किया उसकी फैमिलीज कहाँ है। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हारे सामने ही। उसे लगता है कि ड्रंक हो गया, पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन उसे इतना कंफर्म हो गया था कि ये सच बोल रहा है। वो सोचती है कि मेरा अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि डोआन ही है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हान डोआन उठता है तो बिटना उसका वेट कर रही थी और उससे कह रही थी कि जो रात तुमने मुझे बोला था तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ है, मैं किसी को नहीं बताऊँ। और हाँ, तुम्हें सज़ा ज़्यादा बुरी नहीं मिलने वाली क्योंकि तुम दिखने में बहुत क्यूट हो। और फिर इसके साथ ही उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरे साथ हेल चलो। अब वो अपने मैजिकल नाइफ से उस पर अटैक कर देती है, वो उसे ख़त्म कर चुकी थी। और फिर इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं जिस टाइम पर हान डॉन बहुत छोटा सा था तो उसकी फैमिली को किसी ने ख़त्म कर दिया था और जब वो घर पहुंचा था तो सब मर चुके थे, लेकिन उसकी मम्मी उसे बचाने के लिए चिल्ला रही थी, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। और बस अपनी इन्हीं यादों के साथ ही हान डॉन अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब जैसे ही बिटना उस पर गिना की स्टैंप लगाने वाली थी तो वहाँ पर कोई आ जाता है और वो बाहिल था और वो उसे कहता है कि तुमने दोबारा से गलती की है, ये मर्डर नहीं है, तुमने इसे मार दिया, अब तुम्हारी सजा मैं डबल कर रहा हूँ। इस 1 साल में तुम 10 नहीं बल्कि 20 लोगों को हेल्प पहुँचाओ। और इसके साथ ही वो हान डॉन को दोबारा जिंदा भी कर देता है। वो दोबारा से खड़ा होता है और उसके सारे जख्म भी भर जाते हैं। अब वो ये सारा कुछ जाकर पुलिस स्टेशन में शोर मचा के बताता है, लेकिन उसकी मम्मी जब उसे चेक करती है तो कहती है कि तुम ड्रंक हो, इसीलिए इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। एक्चुअली ये वो मम्मी है जिन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था उसके असली पेरेंट्स के मरने के बाद। यहाँ पर वो जिस तरह की बातें कर रहा था मैजिकल खंजर की और दोबारा जिंदा होने की, कौन उस पर बिलीव कर सकता था। और इसी बात का फायदा तो बिटना ने उठाया था। वो चुपचाप वहाँ से खुद को छुड़ाती हुई चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी नजरों में कुछ स्पेशल था जो कि हान डॉन ने देख लिया था। और फिर इतने में एक कैफे पर काम करती हुई हमें ग्रेमरी भी दिखाई देती है जिसको सजा मिली थी, और वो सजा थी बाहल की तरफ से, उसे भी दुनिया में भेज दिया गया था। वो बिटना को देखते ही पहचान जाती है और कहती है कि तुम दुनिया में वापस आ गई। लेकिन यहाँ पर वलक उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करता है और कहता है कि ये ग्रेट जस्टिशिया है। ये सुनते ही उसके सामने बो करने लगती है क्योंकि वो उसकी आइडियल थी। यानी कि डीमंस के रूप में अब इंसानों की दुनिया में आए हुए ये 3 साथी आपस में मिल चुके हैं। उधर हमें असेंबलीमैन जियोंग को देखकर पता चलता है कि वो लोग एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का प्लान कर रहे हैं, और उसी एरिया में जहाँ पर आजकल बिटना रहती है, लेकिन वो जगह खाली करने के लिए मान नहीं रही, और जब तक वो नहीं मानती वो लोग वहाँ पर वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते।
जबकि उधर हान डोआन भी डॉक्टर्स के पास पहुंचा हुआ था। जब उसकी सारी कहानी सुनते हैं तो उसे भी एक मेडिकल रिपोर्ट बना कर दे देते हैं। उसमें वही साइकोलॉजिकल बीमारी लिखी थी जो थोड़े दिनों पहले उन्होंने बिटना के लिए डायग्नोज की थी। बिटना जब उसको इस रिपोर्ट के साथ देखती है तो उस पर बहुत हंसती है। अब हान डॉन उससे पूछता है तो वो उससे कह देती है कि एक्चुअली मैंने इस जज की बॉडी को पोजेस किया हुआ है, मैं हेल से आई हूँ और एक डीमन हूँ। और दोबारा से उसे अपना मैजिकल हथियार भी दिखाती है और कहती है कि याद नहीं, तुम्हें तो मैंने मार दिया था और तुम दोबारा आ गए हो। वो उसे वार्निंग देती हुई जाती है कि देखो मैं बहुत खतरनाक हूँ, इसलिए अपनी जुबान बंद रखना, चुपचाप फिरते रहो, वरना मैं सचमुच में आकर तुम्हें दोबारा से खत्म कर दूंगी। और फिर हमें हान डोआन को दिखाते हैं। वो अपने पास्ट को याद करते हुए बहुत दुखी हो गया था। जब वो एक बच्चा था तो उस वक्त उसने अपने घर पर होने वाले इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस कॉप्स को बताया था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि एक बच्चे की गवाही एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी। अब उसके बाद हम एक नया केस दिखाते हैं जो कि बिटना के कोर्ट में आता है। वहाँ पर एक लेडी थी जो कि अपने बेटे और हस्बैंड के साथ ड्राइव कर रही थी। उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद बच्चे जीहू को तो उसने बचा लिया था, लेकिन उसके हस्बैंड की डूबकर डेथ हो गई थी। उनके फ्यूनरल पर उसकी सास उस पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने खुद मेरे बेटे को मारा है क्योंकि इसकी नज़र उसकी इंश्योरेंस के पैसों पर है, और साथ ही साथ वो जीहू को भी दोबारा से छीनना चाहती थी। अब इस केस में कौन गिल्टी है, वो सास या फिर भाई, ये भी हमें पता नहीं चल रहा था और इसी बारे में बिटना भी सोच रही थी। लेकिन आजकल वो हान डोआन को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही होती है, उसकी कॉल्स भी नहीं उठाती। तो वो उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है, एक स्पीकर लेकर उससे कहता है कि प्लीज़ तुम बाहर आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। अब सबके सामने इतना ऑकवर्ड फील करती हुई बिट्टा बाहर आ जाती और सबको ऐसा लगता है कि शायद हान डोआन उसका बॉयफ्रेंड है और ये उससे नाराज़ हो गई है, उसे मनाने के लिए आया है। वो उससे कहता है कि मैं पता कराना चाहता हूँ कि तुम असल में हो कौन, और मैं तुम्हें जज करना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों एक हफ्ते के लिए एक दूसरे को डेट करेंगे। अब बिटना उसके कोलीग्स के सामने ज़्यादा तमाशा चाहती नहीं थी, इसलिए चुपचाप मान जाती है। लेकिन बाद में जब वो उसका बार बार पीछा करता है तो उसे गर्दन से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगी, एक दफ़ा किस्सा ख़त्म हो जाए। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रिप कितनी स्ट्रांग है, लेकिन इस टाइम पर तुमने मुझे बहुत नरमी से पकड़ा है, और वैसे भी तुमने एक दफ़ा मुझे मार कर तो देख लिया है, तुम मुझे नहीं मार सकी। और फिर उसके बाद वो उसी की कार में उसके साथ ही वापस जाने लगता है और इसके बदले उसे एक इन्फॉर्मेशन देता है, और वो ये थी कि बाय का पहला हस्बैंड भी मारा जा चुका था। वो ब्लाइंड हो गया था और उसके बाद वो माउंटेन से गिर गया था। उसकी इंश्योरेंस के बदले बाई को बहुत ज़्यादा पैसा मिला था, और अब की बार भी उसका हस्बैंड मारा गया है तो ये इंश्योरेंस में भी उसे बहुत सा पैसा मिलने वाला है, जो कि आधा उसके बेटे जीहू को मिलेगा जो कि उसका स्टेप सन है, और बाकी का बाई के पास रहेगा। वो उससे कहता है कि तुम इस केस का सच जानना चाहती हो, जबकि मैं तुम्हारा। अब उसके बाद बिटना वलक पर बहुत गुस्सा कर दे कि तुमने ही मुझे ये फजूल आइडिया दिया था, ये डिटेक्टिव तो अब मेरे गले ही पड़ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह 5 बजे ही अपने घर से बाहर निकल आती है कि इस टाइम पर तो हान डॉन यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि हान डॉन ने उसके घर के बाहर ही डेरा लगाया हुआ है। वो अपनी वैन समेत पूरी रात वहीं पर रहा था, वहाँ से कहीं गया ही नहीं था। लेकिन बिटना उसकी किसी भी चाल में आने वाली नहीं थी। वो उसका पेन रिकॉर्डर पकड़ लेती है और कहती है कि आंदा इस तरह की हरकतें मेरे सामने मत करना। और फिर उसके बाद वो उसकी वैन में जब उसके साथ जा रही थी तो उसे अपने आइज़ का कलर चेंज करके दिखाती है और ये प्रूफ देती है कि मैं वाकई एक डीमन हूँ। और इसके साथ साथ उसने अपनी गाड़ी में जो कैम लगाया हुआ था वो कैम भी तोड़ देती है ताकि कोई प्रूफ भी ना बचे। अब उसके बाद बिटना उसी दादी से मिलने के लिए गई हुई थी जो कि जीहू को अब अपने साथ ज़बरदस्ती उठा कर ले आई थी। वो उन्हें सारी हकीकत बताती है और कहती है कि जीहू को लेकर मैं उस लेडी पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपने बेटे के फ्यूनरल पर देखा था कि वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ है और बहुत खुश दिखाई दे रही है। सिर्फ दुनिया के सामने ही वो रो रही थी। लेकिन बिटना को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस दादी पर विश्वास करे या फिर बाय पर, जो कि बिल्कुल मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी। अब वो यहाँ पर डिटेक्टिव से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन हान डॉन भी बहुत चालाक था। उसने जानबूझकर क्रॉस वाला नेकलेस पहना हुआ था और वो ये बिटना को टीज करने के लिए उसकी आंखों पर चला देता है, जिसकी वजह से वो बेचारी फंस जाती है और चुपचाप उसे उसके साथ ही जाना पड़ता है। अब हान डॉन उसे समझाता है कि थोड़ा समय जीहू के पास जाकर बिता। जीहू उससे कुछ देर बातें करता है। वो बहुत ही क्यूट बच्चा था और उसने कुछ पेंटिंग्स भी बनाई हुई थी। वो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था, लेकिन उसके बाद उसके साथ जब थोड़ा समय वो बिताती है तो वो बच्चा सच बोल ही देता है। और वो सच ये था कि बाय ने जानबूझकर उसके डैड को ख़त्म किया है। उसने ग्लू लगा दिया था ताकि उसकी सीट बेल्ट खुल ही ना सके। और उसके बाद उसने जीहू को तो बचा लिया था ताकि कोई शक ना करे, लेकिन उसके डैड को बचाने की कोशिश ही नहीं की थी, जानबूझकर उन्हें डिबोने दिया था।
और इसके साथ साथ उसने जीहू को भी 1-2 दफ़ा मारने की कोशिश की है। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि इस दुनिया में इस तरह के भी लोग होते हैं, ये तो डीमन से भी बुरे हैं। लेकिन हान डॉन ये सब सुनकर बहुत सैड हो जाता है और उसके बाद वो बिटना से पूछता है कि अगर कोई बच्चा कोई स्टेटमेंट दे तो कौन विश्वास करेगा। उसे तो अपना बचपन याद आ रहा था, लेकिन यहाँ पर बिटना एक हार्ट टचिंग बात करती है और कहती है मैं विश्वास करूंगी, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और उनमें कोई भी दिखावा नहीं होता। वो जो बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। उसकी ये बात सुनते ही हान डॉन इतना टची हो जाता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिटना को बस देखता ही देखता रह जाता है। और ये वो लम्हा था पहली दफ़ा बिटना के दिल में कुछ कुछ होता है। वो एक लम्हे के लिए भटक सी जाती है और बस उसे देखती है। उसके बाद वो खुद को संभाल ही लेती है और फिर उसके बाद जजमेंट का दिन आ जाता है। यहाँ पर हान डॉन एक दफ़ा फिर से शॉक्ड रह गया था जब उसे पता चला था कि बिटना ने अपनी जजमेंट में जीहू को उसकी स्टेप मॉम बाय की कस्टडी में दे दिया है। ये सुनते ही उसकी दादी भी हैरान रह जाती है और बहुत बवाल मचाती है कि मैं इसे जीहू के हवाले नहीं करूंगी। लेकिन बाय बहुत चालाक थी और बहुत चालाकी से वो एक तरह से दादी से छुपते छुपाते जीहू को अपने साथ ले आती है। और ये सारा कुछ बिटना अपने मैजिकल मिरर में देख लेती है और दोबारा से वो बहुत अच्छा सा सुंदर सा रेडी होती है अपना अगला शिकार पकड़ने के लिए। उसने अपने स्क्रीन में देख लिया था कि इस टाइम पर वो जीहू को बाथटब में डिबोने की तैयारी कर रही है। अब उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मर्डर्स कमिट कर लिए थे, तो इस टाइम पर वो उसका शिकार बनने ही वाली थी। अब वो ये सारा कुछ करके जब हट जाती है तो उसके बाद बाय के सामने बिटना पहुंच जाती है और जज फ्रॉम दी हेल अपना खंजर निकाल लेती है और फिर उस पर अटैक करने लगती है। और फिर इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाते हैं। हान डॉन एक दफ़ा बिटना से मिलने के लिए आया था और उसने उसे यही बोला था कि मुझे पता है कि तुमने मुझे मारा भी था, मैं बच गया था और इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मुझे पता नहीं क्यों तुमसे नफरत नहीं होती। और वो उसकी बातों पर भी विश्वास कर चुका था। वो उससे कहती है कि तुम्हें यकीन आ चुका है कि मैं एक डीमन हूँ, तो वो कहता है कि तुम इतनी ऑड हो कि ह्यूमन तो हो नहीं सकती, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं कि मैं तुम्हें डीमन कहूँ। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और इसके साथ ही गुड बाय बोलता है कि अब से हमारे रास्ते अलग। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो भी कर रही हो सही कर रही हो। लेकिन बिटना को तो खुश होना चाहिए था, वो तो इस डिटेक्टिव से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों उसे सैडनेस होने लगती है। इवन कि वो ड्रिंक भी करती है और अपने हेल के 2 फ्रेंड्स के साथ बैठकर यही कहने लगती है कि वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। और साथ ही साथ बार बार उसकी आंखों के सामने उसी डिटेक्टिव का चेहरा आए जा रहा था। ये फीलिंग्स बहुत एबनॉर्मल थी। और इसके साथ ही ग्रेमरी उसे कहने लगती है कि पता है यहाँ पर हमें भेजा है और साथ में एक रूल भी है कि अगर हमें किसी ह्यूमन से प्यार हो गया तो फिर हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। बायल ने जाते जाते उसे वार्निंग दी थी कि अगर तुम्हें ह्यूमंस वाली फीलिंग्स आई या फिर किसी से प्यार हुआ तो मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगा। लेकिन बिटना इन सब को सीरियस नहीं ले रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता चला था कि उसे वाकई प्यार हो चुका है। और फिर उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ था कि जीहू को एक औरत ने अपने पास बुलाया था, उसे एक ड्रिंक दी थी और कहा था कि अपनी दादी को पिला देना, वो बहुत सुकून से सोएंगी। वो बच्चा बेचारा भोला था, उसने समझा था कि कोई एनर्जी ड्रिंक है और दादी ने वो ड्रिंक पी ली थी। उसमें स्लीपिंग पिल्स थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। और वहीं से ही बाई उसे लेने के लिए पहुंच गई थी, जो उसे अपने साथ ले जाती है। हान डॉन ने पहले ही उस बच्चे जीहू पर नजर रखी हुई थी और वो उसे जाते जाते सिग्नल भी दे चुका था कि उसे कोई लेकर जा रहा है। उसके पास एक वॉच थी जिसके थ्रू हान डॉन को उसकी लोकेशन का पता चल रहा था। वो उसे ही फॉलो करता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे को डिबोकर मारने वाली थी तो उस टाइम पर बाय को एक कॉल आई थी, जो कि वलक की तरफ से थी। और उसने उसे कुछ इस तरह से लूर किया था कि तुमने अपने 2 हस्बैंड्स को मारा है, इसका सबूत मेरे पास है, अगर चाहिए तो नीचे आ जाओ। और ये सुनते ही वो वहां से नीचे चली गई थी। लेकिन इतने में पीछे से जीहू ने खुद को बचा लिया था और वो बाहर आ गया था, जबकि बाय वो डीमन जज के हाथ लग चुकी थी और उसने अपना मैजिकल खंजर बाहर निकाला था और उससे कहती है कि अपने सारी जजमेंट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर उसके बाद वो उसे हिप्नोटाइज करती है और वो सारा कुछ फील कराती है जिस तरह से उसने अपने हस्बैंड्स पर टॉर्चर किया था। वो उसे एक गाड़ी में बंद कर देती है और उसके बाद वो दम घुटने से वहाँ पर पानी में हाथ पैर मारती हुई डूब के मर जाती है। लेकिन जैसे ही वो मरती है उसकी दोबारा से आंख खुलती है और वो फिर से बिटना के कदमों में थी। बिटना उससे कहती है कि अब ये काफ़ी नहीं, एक दफ़ा फिर से कुछ एक्सपीरियंस करो। और वो उसकी आंखों पर हमला करती है, जिस तरह से उसने अपने पहले हस्बैंड को अंधा किया था, और फिर उसे खाई से नीचे भी गिरा देती है। उसने एक और पेनफुल मौत का सामना किया था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से जिंदा हो जाती है।
बिटना की स्पेशलिटी ये थी कि वो आराम से विक्टिम को मारती नहीं थी, बल्कि उसे वो सारा कुछ एक्सपीरियंस कराती थी जिस तरह से वो दूसरों को दुख देता था। अब उसको उसका एक एक जुल्म याद कराकर और जिस तरह से वो जीहू को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करती थी, उसे मारने की कोशिश करती थी, वो सब एक्सपीरियंस कराने के बाद वो उसे असल में भी ख़त्म कर देती है अपने मैजिकल खंजर के थ्रू। और उसके बाद उस पर स्टैंप लगा देती है गीना की, और अपने अगले शिकार को भी वो वहाँ से भेज चुकी थी। अब उसके बाद वहाँ पर हेल्थ के क्लीनर्स आ जाते हैं, जो कि दोबारा से आकर सारा कुछ साफ सफाई करते हैं और पूछते हैं कि आपकी बार डेड बॉडी कहाँ फेंके। तो वो कह देती है कि हान डॉन के पुलिस स्टेशन के सामने। एक्चुअली ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि हान डॉन तो उसे गुड बाय कहकर जा चुका था, तो वो उसे बार बार सिग्नल दे रही थी ताकि किसी न किसी तरह से इंटेरोगेशन करने के लिए वो उसके आगे पीछे फिरता ही रहे। और फिर उसके बाद वो अपने हेल के दोनों फ्रेंड्स के साथ मिलकर बहुत सारी शॉपिंग भी करती है और बहुत अच्छे से रेडी होती है, क्योंकि उसे पता था कि हान डॉन बहुत जल्द उसे इंटेरोगेशन के लिए फिर से मिलने आने वाला है। और फिर ऐसा ही होता है। हान डॉन ने देख लिया था कि बाय की बॉडी पर बिल्कुल वैसे ही खंजर के निशान है जिस तरह से उसे भी मारा गया था, और तो उसके माथे पर भी गीना का स्टैंप लगा हुआ था। जबकि उधर बिटना को मिलने के लिए असेंबली मैन आता है और वो उसे अपने साथ खाने पर इनवाइट करता है। बिटना की सबसे बड़ी कमजोरी तो मज़ेदार खाना था और वो वही खाना खाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। असेंबली मैन को तो यही पता था कि इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, इसे बहुत कम बातें याद है। तो वो उनसे बिटना के बारे में पूछने लगती है कि उसे क्या पसंद था और वो कैसा बिहेव करती थी। उसे बातों बातों में ये भी पता चल जाता है कि बिटना की फैमिली अब्रॉड में रहती है और वो यहाँ पर अकेली थी। एक्चुअली असेंबली मैन को बिटना बहुत पसंद थी और वो कहते थे कि पॉलिटिक्स में मेरी सक्सेसर बनेगी, जब तक वो उसके बेटे ताए की इंगेज थी। लेकिन वो हैरान थी कि अपने बेटे के ऊपर मुझे क्यों चूज़ किया, और इस बात का उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। वो कहते कि तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। असेंबलीमैन जंग के दो बेटे थे, एक ताए जो कि बिटना का फियांसी रहा था, जबकि दूसरा उसका नाम सन था और वो बहुत बदमाश टाइप का था। उससे हमेशा उसके डैड तंग ही रहते थे और वो आज वहाँ से बिटना को जाते हुए भी देख रहा था। और फिर बहुत सारा इंतजार करने के बाद फाइनली वो मोमेंट आ जाता है कि जब बिटना को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है उसकी इंटेरोगेशन करने के लिए। वो बहुत अच्छा सा रेडी होकर जाती है क्योंकि हान डॉन उसके सामने बैठा था। वो उससे कहता है कि तुम पर शक किया जा रहा है क्योंकि दोनों केस तुम्हारी अदालत में आए थे। वो कहती है मेरी अदालत में तो बहुत सारे केस आते हैं, हर विक्टिम मारा तो नहीं जाता, और हाँ इस तरह से तो तुम भी कनेक्टेड हो, इन दोनों केस में डिटेक्टिव तुम थे, तो क्या तुम पर भी शक किया जाए। और फिर उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसकी वैन में भी घुसकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि अगर मैंने जून को और बाय को मारा होता तो देखो मैंने तो तुम्हें भी मारा था, ये दोनों तो जिंदा नहीं हुए, तुम तो हो गए हो। और फिर इस बात पर हान डॉन सोचने लगता है कि हाँ है तो कुछ ऐसा ही, और वो दोबारा से उसे अपना डीमन रूप दिखाती है और उसकी वैन का कैमरा भी तोड़ देती है ताकि कभी कोई प्रूफ ना रहे। अब वो उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर एक बूढ़ी सी दादी अम्मा आती है और उन दोनों से लड़ने लगती हैं और उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से फासला रखो, अगर इकट्ठे रहें तो तुम में से एक तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। अब दादी की इस बात में बड़ा गहरा मतलब नज़र आ रहा था, लेकिन अभी तो बिटना इस बात पर हंसने लगती है। लेकिन ये बात हान डॉन के दिल को बहुत लग गई थी। वो बार बार इसी बारे में सोचता रहता है। वो अपनी वैन में ही रहा करता था, लेकिन इतने में उसकी अडॉप्टिव फैमिली वहाँ पर आ जाती जो कि उसे वैन से बाहर बुलाती और वो लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगते हैं। जबकि उधर बिटना ने भी सोचा था कि कोई ऐसा केस मिल जाए जिसका मिस्ट्री की तरह से कोई सोल्यूशन ना निकला हो और मैं उस मर्डरर को पकड़ लूँ। और इस तरह का एक केस था। एक बच्चा था 9 साल का, उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था, लेकिन आज तक वो मर्डरर्स नहीं पकड़े गए और उन्हें सिर्फ उस बच्चे ने ही देखा था। वो सोचती है कि मैं इसी मर्डरर को तलाश करने की कोशिश करूंगी, और ग्रैमरी को कहती है कि जल्द से जल्द पता चलाओ कि वो बच्चा बड़ा होकर कहाँ पर काम करता है। जबकि उधर हान डॉन को एक सबूत मिला था, और वो ये था कि जीहू के डैड के मर्डर होने वाली पोजीशन पर उसे एक कैन मिली थी, और ये कैन बिल्कुल उसी तरह से कुचुर मुचुर करके रखी गई थी जैसे कि हमेशा से कंग बिटना का स्टाइल था। ये देखते ही उसे ये बहुत ऑड लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस से बिटना का लेना देना है। और फिर बिटना, जो कि इस टाइम पर अपने घर में रेस्ट कर रही थी, उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और पता चलता है कि कोई राइस केक्स किसी नए नेबर ने उसे भिजवाए हैं, और वो नया नेबर जो उसके घर के सामने शिफ्ट हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि हान डॉन था। और वो जैसे उसके सामने आता है तो बिटना उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसे कहीं ना कहीं बहुत खुशी फील हो रही थी कि अब उसी की ही बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। उसका हार्ट दोबारा से फ्लटर करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ कुछ होता है उसके साथ ही उसे हार्ट में बहुत शार्प पेन फील होने लगती है और वो नीचे ही गिर जाती है। वो बहुत पेन में थी, लेकिन फिर भी उसे इस तरह से डॉन को देखना बहुत अच्छा लग रहा था।
तो अब कंग बटना की तबीयत तो इतनी ख़राब हो गई थी कि वो बेहोश ही हो जाती है और फिर हान दाओन उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी तो डॉक्टर उससे कहने लगती है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई स्टिमुलाई था जिसकी वजह से इंडिकेटर्स ऊपर चले गए थे। ऐसा क्या था जो तुमने बेहोश होने से पहले देखा था? और ऑफ कोर्स वो हान दाओन ही तो था। ये सुनते ही वो घबरा जाती है जब डॉक्टर ने उससे कहा था कि या तो उसे कम्प्लीटली अवॉइड करो और अगर अवॉइड नहीं कर सकती तो फिर उसे अपना लो। अब उसके बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी और हान दाओन उसे अपनी ही गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल से घर लेकर जा रहा था। वो रास्ते में उससे पूछने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता तो चल चुका है, कंफर्म है कि मैं एक डीमन हूँ, तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि जिसकी बॉडी तुमने पजेस की हुई है, ये कंग बिटना, ये रियल में कौन थी, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, हर डिटेल। और फिर इतने देर में वो लोग अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वही वाली दादी जिन्हें हमेशा बिटना को देखकर गुस्सा आ जाता है, आज फिर वो उसे बातें लगाने लगती हैं और कहती है कि तुम हॉस्पिटल से जिंदा क्यों आ गई, वहाँ पे मर क्यों नहीं गई? तो बिटना भी उनको जवाब देने लगती, कैसे मर जाती, आपका फ्यूनरल मिस नहीं कर सकती थी ना। अब उनसे दो दो हाथ करने के बाद वहाँ पर रिलीजियस वाली आंटी पहुँच जाती है जो कि बिटना को कहती है कि हम लोग चर्च में सारे लोग बिल्डिंग वाले जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलना, देखना तुम्हारी सोल बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और चर्च का सुनते ही बिटना तो दौड़ लगा देती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं डरती ही अच्छी हूँ। और फिर घर पहुँचते ही बिटना ने वलक को कहा था कि जिसकी बॉडी में मैं हूँ, इस बिटना के बारे में सारी डिटेल्स निकाल कर लेकर आओ। और फिर वो नोटिस करती है कि जब भी वो घर से निकलती थी तो अक्सर कोई ना कोई उसका पीछा करता था और ऑफ कोर्स वो हान दाओन ही था और वो हर दफ़ा उसे चक्कर देकर किसी और रास्ते से निकल जाया करती थी। आज भी वो एक मीटिंग में ग्रैमरी के पास गई हुई थी और वहीं पर ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे अर्थ पर डीमंस आए हुए हैं और उनकी अक्सर महीने में एक दफ़ा तो मीटिंग चलती ही रहती है। वो लोग एक ख़ास मिशन पर होते हैं और उनका मिशन ये है कि अर्थ में किसी की बॉडी में सैटर्न रह रहा है और ये सैटर्न अगर वो लूसीफर के पास वापस लेकर चले जाएं तो अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे और अगर ये बिटना कर पाए तो फिर उसकी सज़ा भी ख़त्म हो सकती है। और अब की बार बिटना भी ये मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है और उसके पीछे पीछे हान दान भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर सारे डीमंस वैसे तो आए थे अपनी सीक्रेट मीटिंग करने के लिए, लेकिन सभी के सभी वहाँ पर शेफ के रूप में खड़े हुए थे। वो लोग एक्चुअली गरीबों के लिए खाना बना रहे थे, लेकिन किसी को उन पर शक ना हो इसलिए उन्होंने ये रूप धारा हुआ था। डाउन को तो वो पकड़ने ही वाले थे कि इतने में बिटना आकर उसे बचा लेती है और वहाँ का एक डीमन यून वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें भी पहली दफ़ा ही देखा है, मुझे तो लगता है तुम भी आउटसाइडर हो। और फिर उसे इशारा करके जब वो लोग समझाते हैं कि ये जस्टिशिया है तो वो सभी उसके सामने बो करते हैं क्योंकि हेल में वो पावर्स में और अपने ग्रेड्स में नंबर 3 पर थी। वहाँ के सारे डीमंस बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे थे। अपने सुपर पावर्स के थ्रू वो तुरंत ही मिनटों में खाना बना लेते थे। और इसके साथ साथ हान दाओन को एक और बात भी पता चलती है और वो ये है कि सभी लोग सैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आए हैं। एक्चुअली सैटर्न की बाइल से और लूसीफर से लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से वो हेल छोड़कर नीचे आ गया था और आते आते उसने लूसीफर की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ काइलम भी वहाँ से चोरी कर ली थी, लेकिन अब वो खुद भी सैटर्न के पास भी नहीं है। अब इन सबको एक ही मिशन था और वो ये था कि वो लोग सैटर्न को तलाश करें और साथ साथ काइलम को भी। सैटर्न इस वक्त अर्थ में किसकी बॉडी में रह रहा है ये किसी को भी मालूम नहीं है। बिटना को डाउन की बहुत फिक्र हो रही थी कि किसी को पता ना चल जाए कि ये असल में डीमन नहीं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन है। वो उससे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन इतने में डीमन यून आता है और उसको अपने साथ ले जाता है, कहता है क्या हम सब मिलकर खाना बांटे। लेकिन उस एरिया में चढ़ाई बहुत थी। बिटना ने हील्स पहनी हुई थी, वैसे भी उसे इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम बहुत बोरिंग लगते थे। वो नीचे ही बैठ जाती और बाकी सबको ऊपर भेज देती है। हान डाउन यहाँ पर यून के साथ साथ था और उसने देख लिया था एक दफ़ा यून को कि एक बूढ़े और गरीब आदमी से मिलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। और ये बात देखते ही यून तो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया है कि मुझ में इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस, तो मुझे मरवा दोगे, ये सब जाकर जस्टिशिया को बताओगे। और उससे बातें करते करते ही उसे ये भी फील हो जाता है कि एक्चुअली ये डाउन ये तो डीमन है ही नहीं, ये तो है ही ह्यूमन। तो वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे का सीक्रेट रखेंगे। और वहाँ से जाते जाते यून उसे अपना कार्ड भी देता है कि कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पर एक दफ़ा डाउन बिटना से कहता है कि तुम जितनी सुंदर दिखती हो, काश तुम इतना ही सुंदर और स्वीट बोला भी करती। ये सुनते ही दोबारा से बिटना की धड़कनें तेज हो जाती हैं और जिस तरह से उसका हार्ट फ्लटर कर रहा था ये सारा कुछ यून ने भी फील किया था कि बिटना के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जबकि दूसरी तरफ उधर सारे बिल्डिंग वाले आज चर्च में पहुंचे हुए थे आंटी की दावत पर।
और वलक भी डीमन होते हुए भी चर्च में जाने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वो गॉगल्स लगा लेता है ताकि उसकी आंखों को कोई तकलीफ ना हो, और फिर उसके बाद ग्लव्स पहनकर वो बाइबल खोलने की भी कोशिश करता है। उसका हाथ तो बहुत जलता है, साथ ही साथ उसके शरीर में भी जलन फील होती है, लेकिन फिर भी वो एक फनी सा डांस करता हुआ सबको वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरटेन करता है और इन दी एंड वहाँ पर बाइबल पढ़ने की भी कोशिश करता है। जबकि डाउन वो तो सीधा जाता है पुलिस स्टेशन में और अपने फ्रेंड्स को बता देता है कि ये बिटना कोई और नहीं बल्कि एक डीमन है और बहुत सारे डीमन अर्थ पर है। उनकी मंथली एक मीटिंग भी होती है और ये लोग सैटर्न को तलाश कर रहे हैं। बाकी सब तो उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे सिर पर कोई चोट तो नहीं आ गई। लेकिन उसकी मम्मी उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करूंगी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत तो लेकर आओ। और फिर इसी के साथ ही हमें एक नया केस दिखाते हैं। एक इंसान था जिसका नाम सियोंग बिन था। उसने अपनी ही फैमिली को ख़त्म कर दिया था। अपने 2 बच्चे और एक वाइफ का उसने ब्रूटली मर्डर किया था। लेकिन जैसे उसे अरेस्ट किया जाता है तो पहले वो रोने लगता है और फिर हंस के बताता है कि हाँ, मैंने ही इनको मारा है। जब उसे इंटेरोगेशन होती है तो पता चलता है कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और इसकी सियोंगबन के अंदर जो 2 और पर्सनैलिटीज हैं उन्हीं में से ही एक ने उसकी फैमिली को ख़त्म किया है। अब इंटेरोगेशन के बीच कॉप्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो वाकई बीमार है या फिर वो एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की वो एक्टिंग अगर कर रहा था तो फिर तो उसे हॉलीवुड में जाना चाहिए था। यहाँ पर उसे इंटेरोगेशन करते हुए डाउन उससे कुछ बातें पूछता है। जब वो सियोंग बिन होता था तो फिर बहुत रोता था, लेकिन जब उसके अंदर दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती थी तो वो बहुत खुश होता था कि उसने इसे मार दिया। उसका खुद पर काबू ही नहीं था, वो बिल्कुल पागलों की तरह अपने आप को भी मारने लगता था। पर वो जितना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर उससे एक गलती हो जाती है जो कोई भी और पकड़ नहीं पाता, लेकिन डाउन ने बहुत चालाकी से पकड़ ली थी। एक्चुअली सियोंग बिन कहता था कि उसे अपनी बाकी 2 पर्सनैलिटीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन वो सियोंग बिन से क्वेश्चन करता है उसकी 2 और पर्सनैलिटीज़ का नाम लेकर। उसने उन दोनों पर्सनैलिटीज़ के सरनेम को मिक्स कर दिया था, लेकिन सियोंग बिन ने बिल्कुल ठीक वाला सरनेम लिया था जैसा वो दोनों पर्सनैलिटीज़ ले रही थी। इसका मतलब है कि ये एक्टिंग वो खुद ही कर रहा था। और उधर बिटना आज अपने कोलीग से एक बात पूछती है। कहती है कि अगर किसी को देखकर हमारी धड़कनें बेकाबू हो जाएं और हमारे वाइटल्स ऊपर चले जाएं तो इसका क्या मतलब है। तो वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन उसके जाने के बाद कहने लगते हैं कि इसे वन साइडेड लव हो चुका है। अब थोड़ी ही देर बाद जब बिटना को पता चलता है कि इस पूरी फैमिली को मर्डर करने का एक केस आया है और इसमें 3 कत्ल हुए हैं, ये सुनते ही उसके मुंह में तो पानी आ जाता है और कहती है कि ये केस मैं अपने पास ही लेकर। लेकिन बिटना जितना भी चाहती हान डॉन से अपना पीछा छुड़ाना, उसे बार बार उसी की ही यादें आने लगती थी। 1-2 दफ़ा जब वो टीवी पर कोई रोमांटिक सीन देखती थी तब भी उसके माइंड में सिर्फ डाउन ही चलता था। वो तो मिरर पर अपने मैजिकल वर्ड्स लिखकर डाउन को चेक भी करना चाहती थी कि वो क्या कर रहा है, लेकिन इतने में खुद को रोक लेती है। जबकि डाउन जब इंटेरोगेशन कर रहा था तो उस टाइम पर इस सीरियल किलिंग का केस सुनते सुनते उसे अपना केस याद आ जाता है। जिस तरह से इस फैमिली को मारा गया था, उसकी फैमिली को भी ख़त्म कर दिया गया था, और वो जिसने ख़त्म किया था उस सीरियल किलर का नाम जे था और वो आज तक नहीं पकड़ा जा सका। जबकि बिटना वो चाहती थी कि वो सियोंग बिन के केस पर आ जाए, लेकिन ये केस तो एक पैनल के पास जा रहा था। अब पैनल में उसे भी शामिल किया जाए, यही बात वो अपने बॉस के पास जाकर करती है। जब वो नहीं मानते तो फिर वो असेंबलीमैन जियोंग से ही अपनी सिफारिश करा लेती है, और ऑफ कोर्स वो इतने पावरफुल थे कि उसके सामने कोई भी ना नहीं कर सकता था। अब बिटना उस केस पर आ चुकी थी और जो साइड पर 2 जज थे उसे तो वो पहले ही अपने गुस्से और अपने दबाव में बिल्कुल शांत करा लेती है और कहती है कि फैसला सिर्फ मेरा ही चलेगा। और फिर उसके बाद कोर्ट वाला दिन आ जाता है जब सियोंग बिन को अदालत में पेश किया गया था। बिटना उसका केस सुन रही थी। यहाँ पर सियोंग बिन दोबारा से बिल्कुल पागलों वाली एक्टिंग करने लगता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे वो मेंटली सिक है और उसे असाइलम जाने की ज़रूरत है। और ये सब देखने के बाद बिटना भी कहती है कि इस डिफेंडेंट को इस वक्त हॉस्पिटल भेजा जाए, वहाँ पर इसकी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होगी और उसके बाद हम इसे दोबारा कोर्ट में लेकर आएंगे। अब बिटना सोच रही थी कि इसी बीच वो जाकर उसे मार देगी हॉस्पिटल में ही, लेकिन वलक उससे कहता है कि अगर वाकई ये गिल्टी ना हुआ, इसने मर्डर ना किया हुआ और ये बीमार हुआ तो फिर बायल तुम्हारा क्या करेगा। याद है हान डॉन की दफ़ा उसने तुम्हारी सज़ा डबल कर दी थी। तो फिर दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में एक दिन ब्लैक आउट हो जाता है और फिर बिटना इसी सियोंग बिन के कमरे में पहुंचती है। वो उसे अपना खंजर निकालकर मारने ही वाली थी कि इतने में सियोंग बिन के बेड के नीचे से कोई उसका पैर पकड़कर उसे रोक लेता है, और वो होता है ऑफिसर हान दाओन। लेकिन अंधेरा होने की वजह से दाउन ने उसका फेस तो नहीं देखा था। वो उसे खुद से छुड़ाती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। दाउन उस नर्स का पीछा करने की कोशिश तो बहुत करता है ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके कि वो बिटना है, लेकिन इतने में जब लाइट्स आती हैं तो बिटना तो कहीं छुप गई थी।
अब जैसे ही बिटना अपने घर वापस पहुंचती है तो डाउन बाहर बैठा उसका वेट कर रहा था और उससे कहने लगता है कि तुम ही थी जो इस वक्त सियोंग बिन को मारने के लिए वहां पर गई थी, लेकिन तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हो सका। बिटना उससे कहने लगती है कि देखो ये दुनिया एविडेंस पर चलती है, अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस है तो ले आओ और पकड़ लो मुझको। और फिर हमें पुलिस स्टेशन का नेक्स्ट डे सीन दिखाते हैं। सियोंग बिन के केस में उसके बेटे के पास एक मोबाइल फ़ोन था और उन्हें लगता था कि इसमें एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है, क्योंकि वो डेड बॉडी के पास ही मिला था और उसे बुरी तरह से तोड़ दिया गया था सबूत मिटाने के लिए। वो उसे रिकवर कराने के लिए भेजते हैं, लेकिन पता चलता है कि इस काम में बहुत दिन लग जाएंगे। और फिर इसी तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर जिस दिन उस केस का फैसला होना था उस दिन डिफेंडेंट अपनी लास्ट स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट देने के बाद उस केस को क्लोज कर दिया जाता है और फिर इसका फैसला सुनाया जा रहा था कि इतने में ऊपर से हान डाउन पहुंच जाता है। उसने वो रिकॉर्डिंग रिकवर कर ली थी जो कि उस फोन में थी और उस फोन की रिकॉर्डिंग वो पूरे कोर्ट में खड़ा होकर चला देता है। ऑल्दो बिटना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मीडिया ने भी ये सारा कुछ सुन लिया था कि इस रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा है कि उस वक्त वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार नहीं था, वो खुद उसका डैड था और वो डैड बनकर ही अपने बेटे से बातें कर रहा था और इसी बीच उसने अपने बेटे को, वाइफ को और बेटी को भी मार डाला था। बिटना को बहुत गुस्सा आता है कि जज की बात नहीं मानी और ये सारी रिकॉर्डिंग हान डाउन ने इस वक्त सबके सामने सुना दी है। वो बहुत गुस्से में आती है, उसे वहां से बाहर निकलवाना चाहती थी और फिर कह देती है कि ये रिकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एविडेंस अगर देना होता है तो वो पहले से ही एडवांस में बताया जाता है और ट्रायल के बाद कोई भी एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए वो कहती है कि सियोंग बिन एक बीमार इंसान है और इसको हम बाइज्जत बरी करते हैं, लेकिन इसे छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि इसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा और वो भी अंडर कस्टडी, ताकि ये दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब उसका ये फैसला सुनकर पूरा का पूरा कोर्ट ही हैरान रह जाता कि किस तरह का फैसला था, ये आदमी गिल्टी था, इसे क्यों छोड़ा जा रहा है। इतने में वो मर्डर होने वाली लड़की की माँ, जो कि सियोंग बिन की सास थी, वो अदालत में बहुत रोने लगती है और जाते जाते बिटना को रोक कर पूछती है कि अगर ऐसा तुम्हारी बेटी के साथ होता तो क्या तुम तब भी ऐसा फैसला देती। ये सुनते ही बिटना के दिल की धड़कनें फिर से तेज हो जाती। वो नर्वस हो जाती, उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, उसमें ह्यूमन इमोशंस आ रहे थे, ये सोचकर भी वो डरने लगती है। अब जब सियोंग बिन को लेकर जाया जा रहा था तो उसी वैन में डाउन भी था, जो कि उसे प्रोटेक्शन में वहां से शिफ्ट कर रहा था, लेकिन बिटना का अपना ही प्लान था। उसने ग्रैमरी के थ्रू उस सियोंग बिन को किडनैप कराने का प्लान बनाया हुआ था। इतने में उनकी बस का एक्सीडेंट कराया जाता है और उसके बाद कुछ डीमंस आते हैं जो कि पुलिस वालों का मुकाबला करते हैं। उन पर ना तो कोई गोलियां काम कर रही थी, ना ही आयरन बार्स। वो सियोंग बिन को वहां से इस तरह से उठाते हैं कि जैसे किसी स्टफ टॉय को उठा रहे हैं और वहां से लेकर जा रहे थे। डाउन उनको रोकने की कोशिश करता है, उनसे काफी देर फाइट करता है, लेकिन इन दी एंड वो वहां से निकल जाते हैं और उन डीमंस को देखकर पता चल रहा था कि वो जानबूझकर किसी और को मारना ही नहीं चाहते थे, उनको ऑर्डर इस तरह का मिला था, वरना डाउन तो बेचारा कब का खत्म हो चुका हो। अब अपने चोटों पर पट्टी कराने के बाद डाउन चला जाता है वलक के पास और उससे कहता है कि तुम बाकी सारे डीमन से बहुत डिफरेंट हो, तुम्हारे अंदर लगता है कि एक सॉफ्ट हार्ट है। उससे पूछता है कि क्या ये सब कुछ बिटना ने कराया है, लेकिन वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद वो बिटना के पास पहुंचता है। बिटना एक दफा तो उसकी चोटें देखकर काफी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने फेस पर स्माइल दिखाती है और ऐसे शो करती है जैसे उसे उसकी कोई परवाह नहीं। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि आज का फैसला तुमने गलत किया, तुम इतनी मिजरेबल कैसे हो सकती हो। तो वो कहने लगती है कि मेरा कोई भी फैसला गलत नहीं होता और वहां से चली जाती है। अब वो भी उसके दरवाजे के आगे कुर्सी डालकर बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम आज यहाँ से कैसे निकलती हो उसे मारने के लिए। अब आधी रात को उसे कुछ अंदर से आवाजें आती हैं। वो पूछने लगता है कि क्या बिटना तुम ठीक हो। तो अंदर से बिटना की आवाज आती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली बिटना वहां से चली गई थी और वलक अपनी पावर से किसी की भी आवाज़ निकाल लिया करता था और वो बिटना की आवाज़ में उससे बोल रहा था, लेकिन डाउन को शक होता है। वो जाकर पीछे के रास्ते से देखता है तो उस टाइम तक वलक ने नीचे लटकती हुई रस्सी को वहां से हटा लिया था और डाउन को तसल्ली हो जाती। वो दोबारा से जाकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ जाता है, लेकिन हमारी डीमन जज तो अपने मिशन पर पहुंच चुकी थी। वो सियोंग बिन के पास जाती है, उसे हिप्नोटाइज करती है और अपनी ही दुनिया में पहुंचा लेती है। वहां पर जाकर वो उसे फुली टॉर्चर करती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो अपनी फैमिली को किया करता था। वो अपनी वाइफ को अब्यूज करता था और अपने बच्चों को भी। बिटना ये सारा कुछ उसे एक्सपीरियंस कराती थी और फिर इसके साथ साथ आज हमें ये भी फील होता है कि जैसे आपकी दफ़ा बिटना को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। वो उस माँ का दर्द समझ चुकी थी जिसकी बेटी को इतनी बुरी तरह से मारा गया है। वो आज की बार सियोंग बिन को कुछ ज़्यादा ही मार रही थी और उसके सामने सियोंग बिन खुद भी एक्सेप्ट करता है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है, उसने अपनी फैमिली को ख़त्म किया है
और बचने के लिए वो ये सारा नाटक कर रहा था। वो उसे हर दर्द एक्सपीरियंस कराने के बाद इन दी एंड उसे कहने लगती है कि टोटल 21 बार तुमने स्टैब किया था अपनी फैमिली को और इतना ही बदला तुम भी दोगे। वो उसे उसी तरह से स्टैब कर दिया और फिर उसके बाद जब वो जिंदा था तो जिंदा हालत में ही उस पर गीना की स्टैंप लगा देती है। और इसी बात से पता चलता है कि अब की बार बिटना को उस पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा था, उसमें इमोशंस जो आ चुके थे। जबकि उधर डाउन बेचारे की बैठे बैठे आंख लग जाती है। जब वो सुबह उठता है तो 7 बज चुके थे और इसी टाइम पर बिटना अपने काम पर जाने के लिए अपने घर से निकलती है। लेकिन डाउन को एक कॉल आती है और पता चलता है कि सियोंग बिन मारा जा चुका है और बिटना उसके पास से स्माइल करती हुई वहां से निकल जाती है। जबकि उधर असेंबलीमैन जंग बिटना के बॉस से एक मुलाकात करता है और उससे कहता है कि बिटना का स्पेशल ख्याल रखा करो कि वो हवांगजियांग में क्यों रह रही है, वो तो इतना गरीब सा एरिया है। तो बॉस आगे से कहने लगता है क्योंकि वो अपना सारा का सारा पैसा अपने कपड़ों और जूतों पर ही तो खर्च कर देती है, इसलिए महंगा घर कहाँ से खरीदेगी। जबकि वलक आज एक प्रेजेंटेशन लेकर आया था और बिटना के बारे में उसे जो जो पता चला था वो उनको डिटेल्स में बताने लगता है। लेकिन वहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और वो ये थे कि बिटना को किसने मारा, किसने उस पर हमला किया था। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसने असेंबलीमैन जियोंग के बेटे ताई से अपनी सगाई क्यों तोड़ी थी। लेकिन इसका भी जवाब कोई पता नहीं चला था, जिसकी वजह से ग्रैमरी वलक पर बहुत गुस्सा करती है और बहुत मुश्किल से बिटना उन दोनों को शांत कराती है। जबकि उधर डाउन आज यून का कार्ड निकालता है और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये वही स्वीट वाला डीमन था, लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यून ने तो अपनी जान ही ले ली है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली इस सब के पीछे ग्रैमरी है। उसने यून पर नज़र रखी थी जब वो और डाउन बातें कर रहे थे। उसे पता चल गया था कि यून के अंदर ह्यूमन इमोशंस आ गए हैं। वो उसका पीछा करने लगी थी और उसे ये भी पता चल गया था कि उसे एक ह्यूमन से प्यार हो चुका है। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो सबसे चोरी चोरी मिला करता था और एक स्वीट सी लाइफ भी गुजार रहा था। ग्रैमरी उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर इसी मिशन में तो आई हुई हूँ कि जो डीमंस अपने रास्ते से भटक जाए और इंसान बनने लगे तो उनको मैंने ठिकाने लगाना है। वो उसे ब्लैकमेल करती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पकड़ लूंगी, अगर ऐसा नहीं चाहते तो खुद को खुद ही खत्म कर लो और हेल चले जाओ। और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाते हुए बेचारे यून ने अपनी जान दे दी थी। उधर हमें सियोंग बिन की सास को दिखाते हैं कि बेशक सियोंग बिन बहुत बुरी तरह से मारा गया है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती अगर उसे लॉ के अकॉर्डिंग सजा मिलती और वो जेल में तड़प रहा होता और उस पे वो सारा कुछ गुजरता जो कि मेरी बेटी पर गुजरा था। ये सारा कुछ बिटना बाहर खड़ी सुन रही थी। उसके दिल को दोबारा से कुछ होता है, लेकिन वो उनको ये नहीं बता सकती थी कि उसने उसे बिल्कुल उसी तरह से सफ़र कराया है जिस तरह से उनकी बेटी को तड़पाता था। जबकि उधर डाउन जाता है और बिटना से कहने लगता है कि तुमने यून को क्यों मारा। तो वो कहने लगती कि यून को मारा मैंने। वो तो हैरान रह गई थी कि यून को किसने ख़त्म किया है। ये बात तो बिटना को भी नहीं मालूम थी, लेकिन वो यून की मौत का सुनकर काफ़ी अपसेट हो जाती है। अब उसके बाद बिटना से मिलने के लिए ताय आता है जो कि इस बॉडी रखने वाली बिटना का एक्स फियांसे था। वो उससे पूछने लगता है कि तुम इस एरिया में क्यों रह रही हो और जब मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है तो मेरे डैड को क्यों कॉल्स करके फेवर मांगती हो। लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये बिटना नहीं बल्कि एक डीमन है। बिटना चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि सब जैसा कि कहते थे कि हवांगजियांग का एरिया एक तो अंडर डेवलप्ड है और उसके साथ साथ यहाँ पर ख़तरा भी है। तो आज भी कुछ ऐसा ही होता है। उसी बिल्डिंग में से एक लेडी रात को किसी काम पर जा रही थी कि कोई उसका पीछा करता और फिर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इस अटैक में ज़िंदा बच गई थी। और इसी के बारे में उससे जब इंटेरोगेशन होती है तो पता चलता है कि जिसने उस पर अटैक किया था उसका एक खंजर जो कि एक ख़ास डिज़ाइन का था वो बहुत अच्छे से डिटेक्टिव किम जानती थी जो कि हान डाउन की मम्मी। यही खंजर उन्होंने सालों पहले एक केस में देखा था और वो था हान डाउन की फैमिली के मर्डर का केस। उसमें भी जे सीरियल किलर ने यही हथियार इस्तेमाल किया था। अब आज वलक बिटना के पास आता है और उससे कहने लगता है कि मैं कुछ अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा हूँ ग्रैमरी को लेकर। उसकी आंखों में कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है, कहीं यही तो वो सैटर्न नहीं जो कि ह्यूमन बॉडीज़ को पोजेस कर रहा है और अर्थ में छुप कर रह रहा है। लेकिन बिटना को उसकी बातें फजूल लग रही थी, वो उसे बिल्कुल नॉन सीरियस लेती है। आज जब बिटना घर जा रही थी तो उसके घर के करीब ही वो कुछ गर्ल्स को लड़ाई करते हुए देखती है। वो एक लड़की को बुली कर रही थी। वो उन गर्ल्स को सबक सिखाती है और उन बुली गर्ल्स को अपनी पावर्स के थ्रू ठिकाने लगा देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो चारों की चारों ही पुलिस स्टेशन में जमा हो चुके थे। यहाँ जाकर हमें पता चलता है कि जिस लड़की को वो लोग मार रहे थे उसका नाम हुई था
और उसे ही बिटना ने बचाया है। वो एक्चुअली डाउन की सिस्टर थी, डिटेक्टिव किम की बेटी। यहाँ पर जब उन दोनों बुली गर्ल्स की मम्मीज आती हैं तो पहले तो बहुत गुस्सा करती हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों पर हाथ उठाने की, हम इसे सू करेंगे। लेकिन जब पता चलता है कि ये तो खुद एक जज है तो भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से निकल जाती हैं। और फिर उसके बाद किम आती है और पहले तो अपनी बेटी हुई को डांटती है कि इस एरिया में जाना खतरनाक है, लेकिन साथ ही साथ वो बिटना का बहुत स्वीटली थैंक्स भी करती है कि आपने मेरी बेटी की हेल्प करी। आज डाउन बिल्डिंग में रहने वाली उन्हीं आंटी के पास जाता है जो कि हमेशा बिटना को देखकर गुस्सा करने लगती थी। वो उनसे पूछता है कि क्या आपको पता है कि बिटना एक डीमन है, मैंने फील किया है। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम्हारा उसके साथ रहना ठीक नहीं, तुम में से कोई एक मर जाएगा ऐसे। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी थी, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। एक्चुअली वो दादी माँ अर्थ पर आई हुई एक एंजल थी। जबकि बिटना आज डाउन से थोड़े गुस्से में थी उसी पुरानी बात की वजह से कि वो सोच भी कैसे सकता है कि मैंने डीमन यून को मारा है। बिटना को पता ही नहीं चल रहा था कि वो डाउन से प्यार कर बैठी है और प्यार प्यार में ये उससे नाराज़गी शो कर रही है। अब उसके बाद पूरी बिल्डिंग वाले इकट्ठे हाइकिंग पर जाते हैं और यहाँ पर जब पता चलता है कि डाउन भी हाइकिंग पर जा रहा है तो बिटना को भी आना ही पड़ता है। वो वहाँ पर पहले तो उससे नाराज़गी प्रिटेंड करती रहती है और उसके बाद डाउन उसे थैंक्स करता है कि तुमने मेरी सिस्टर की हेल्प करी। वो मेरी रियल सिस्टर तो नहीं है लेकिन डिटेक्टिव किम की बेटी है तो फिर मेरी सिस्टर तो बनती है। और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि किस तरह से मेरी फैमिली का मर्डर हो गया था, उनकी डेथ मेरी वजह से हुई है, इसलिए मैं कभी कभी खुद को ही मर्डरर बोलता हूँ। लेकिन बिटना उसे समझाने लगती है और कहती है कि तुम मर्डरर नहीं हो, मुझे 100% श्योर है तुम पर और पूरा पूरा विश्वास भी, इसलिए अपने आप को गिल्टी फील ना कराओ और खुश खुश जिंदगी गुजारो। अब रात को वो सारे इकट्ठे ही बैठे हुए थे और सभी ने ड्रिंक कर लिया था। डाउन यहाँ पर इतना ड्रंक हो गया था कि वो बातों बातों में सबके सामने कह देता है कि बिटना उसे बहुत अच्छी लगती है और वो पहली दफा जब उसे देखा था तो प्यार में पड़ चुका था। लव एट फर्स्ट साइट का केस है। पर इससे आगे वो कुछ भी बोलता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है और फिर बिटना उसे कैरी करती हुई अंदर लेकर जाती है अपार्टमेंट तक। अब डाउन अपनी ही नींद में कहने लगता है कि बिटना तुम कभी बहुत अच्छी हो जाती हो और कभी बहुत बुरी, तुम या तो अच्छी हो या फिर बुरी, कंफ्यूज क्यों करती हो मुझे। और काश तुमने कुछ भी गलत ना किया हो, क्योंकि मेरे दिल से पूछो तो मैं तुम्हें कभी भी अरेस्ट नहीं कराना चाहता। अब बिन्ना को शक होता है, वो उसकी अलमारी में देखती है तो पता चलता है कि उसने उसके हाथ का मुड़ा हुआ एक कैन संभाल कर रखा हुआ है और यही कैन उसके खिलाफ एविडेंस के तौर पर यूज करना चाहता है। उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे। वो सोचती है कि ह्यूमंस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसे डाउन पर गुस्सा आने लगता है और फिर उसके बाद वो सारा गुस्सा जाकर वलक पर निकालती है कि तुमने क्लीनिंग का काम अच्छे से चेक नहीं किया था, तभी तो देखो मेरे खिलाफ एक एविडेंस मिल गया है। इतने में ऊपर से ग्रेमरी भी आ जाती है। लेकिन यहीं पर ही उसे जब पता चलता है कि डाउन वो बिटना के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर रहा है तो बोलती है कि क्यों ना उसे ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन ये सुनते ही बिटना परेशान हो जाती है और कहती है कि डाउन को छोड़ दो, उसे मैं खुद ही देख लूंगी। पर यहाँ पर ग्रेमरी को उस पर शक हो चुका था। वो वलक से कहने लगती है कि डाउन की कुछ ज़्यादा ही केयर नहीं करती, इस पर नज़र रखना, अगर इसने एक भी आंसू बहाया अपनी आंखों से तो फिर देखना इसको भी सज़ा देनी पड़ेगी। क्योंकि जो डीमंस इंसानों से प्यार कर बैठते हैं वो बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं एक और केस। एक मिस्टर वॉन जूंग था जो कि एक बहुत बड़ी फूड कंपनी का मालिक था। वो बहुत रूथलेस इंसान था और उसके खिलाफ कुछ वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे। तो उनमें से ये एक बूढ़े वर्कर मिस्टर वॉन को वो अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो उसे ब्राइब देने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो फिर वो उसे उठवा लेता है और फिर उसके बाद उसे पकड़कर बहुत टॉर्चर करता है। वो हमेशा एनिमल्स पर भी इसी तरह का टॉर्चर किया करता था। उसे मार मार के बुरी हालत में कर देता है और फिर उसे कहता है कि भाग जाओ, लेकिन जब भागने लगता है तो फिर से उसे पकड़वा लेता है। एक्चुअली उसी आदमी मिस्टर वॉन को कुछ लोग जानते थे जो कि डीमंस थे। वो एक्चुअली क्लीनिंग सर्विस का काम कर रहे थे। उन्हें जब पता चलता है कि मिस्टर वॉन बेचारे मिसिंग हो गए हैं और उनकी फैमिली की कोई सुन ही नहीं रहा, ना ही कोई रिपोर्ट सबमिट हो रही है, तो फिर वो यही बात जाकर मीटिंग में बिटना को भी बताते हैं और कहते हैं कि हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। वो बहुत स्वीट इंसान थे। अब बिटना अपने मैजिक के थ्रू स्क्रीन पर उसे चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। इसका मतलब है कि मिस्टर वॉन की डेथ हो चुकी है। और फिर अगले ही दिन उसकी बॉडी जंगल में से मिल जाती है। सारे लोग वॉन जूंग पर उंगलियां उठा रहे थे क्योंकि वही लास्ट पर्सन था जो कि उससे मिला था। उससे इंटेरोगेशन भी की जाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था। वो बहुत इलीट इंसान था, इसलिए उस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल था। वो बहुत आसानी से लगता है कि बचकर निकल जाएगा।
अब एक दिन डाउन बहुत ज़्यादा निराश खड़ा हुआ था, तो उसकी मम्मी उसके पास आती है और उसे समझाती है, कहती है कि इन मर्डर्स को ऐसे दिल पर ना लिया करो। डाउन का तो मन कर रहा था कि कभी कभी वो जाकर खुद ही मर्डर्स को मार डाला करे, लेकिन उसकी मम्मी उसे पिंक की प्रॉमिस लेती है और कहती है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारा काम है मर्डरर्स को पकड़ना और उसके बाद जज इसी फैसला करते हैं। एक्चुअली वो वॉन जोंग असेंबलीमैन जियोंग का भी फ्रेंड था और वो चाहता था कि केस में वो उसकी हेल्प करे और उसे बचाए, और इसलिए में वो लोग जानबूझकर वो केस बिटना के पास भेज देते हैं, क्योंकि बिटना को देखकर लगता था कि वो उसके हक में फैसला देगी अगर उसे असेंबलीमैन जियोंग ने कह दिया तो। एक्चुअली ये केस काफ़ी उलझा हुआ था, वॉन जोंग के खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे थे, और इसी बारे में डाउन बात करने के लिए जाता है बिटना के पास और उससे कहता है कि प्लीज़ हमारी कुछ तो हेल्प करो। तो वो कहने लगती है कि अगर तुम डिटेक्टिव्स को कुछ नहीं मिल रहा तो मैं कहाँ से एविडेंस लाऊं। वो कहता है कि तुम एक डीमन हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। वो बोलती है कि कभी मुझे सस्पेक्ट करते तो कभी मुझ पर ट्रस्ट करने का प्रिटेंड करते, लेकिन डाउन जब क्यूट सा फेस बनाकर उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो इनकार नहीं कर पाती, और उसके बाद वो लोग मौज में जाते हैं। मिस्टर वॉन की बॉडी पर जब वो हाथ रखती है तो उसे नज़र आ जाता है कि इसकी डेथ किस तरह से हुई थी और उसे किस किस तरह से वॉन जुंग ने टॉर्चर किया था और अपने आदमियों से कहकर उसे हैंग करा दिया था। लेकिन वो ये बात डाउन को नहीं बताती और उसे कह देती है कि आत्महत्या आई थी, जबकि डाउन की मम्मी किम ने आजकल उसी एरिया पर नज़र रखी हुई थी जहाँ पर उन्होंने लास्ट टाइम उस सीरियल किलर को देखा था। आज उन्हें एक खबर मिलती है तो वो उसी किलर के पीछे चलने लगती है। वो उसका पीछा कर रही थी उसे पकड़ने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वही किलर उन पर अटैक कर देता है और फिर उसके बाद हमें किम का कुछ पता नहीं चलता, वो गायब हो चुकी थी। उधर बिरना डाउन को अपने साथ घर वापस लेकर आ रही थी उसे लिफ्ट देकर। इतने में उसे रास्ते में पता चलता है कि डिटेक्टिव किम गायब हो गई है। वो उनको तलाश करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब जाकर देखता है तो सीन पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड पड़ा हुआ था। ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो दोबारा से अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता था और उसका दर्द यहाँ पर बिटना बहुत अच्छे से समझ सकती थी। अब इसी परेशानी में बिल्डिंग वाले मीटिंग रखते हैं और वो भी रिलीजियस वाली आंटी के घर पर। इसी मीटिंग में वलक और बिटना भी गए हुए थे, लेकिन गॉगल्स लगाकर, क्योंकि उसके घर में हर तरफ क्रॉस के साइंस बने हुए होते थे। जबकि डाउन वो तो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रार्थना में लगा हुआ था कि वो जो ब्लड था वो काश मेरी मम्मी का ना हो, लेकिन रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो ब्लड डिटेक्टिव किम का ही था। वो बहुत उदास हो जाता है। वो दोबारा से उन्हें खोना नहीं चाहता और वैसे भी उसे इस केस से भी हटा लिया गया था और 2 और डिटेक्टिव्स को ये केस दे दिया जाता है। इस बात से भी बहुत निराश होता है। अब वो घर जाता है तो अडॉप्टिव डैड यहाँ पर डाउन को बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी केस पर काम कर रही थी। एक्चुअली वहाँ पर जो सीरियल किलर फिर रहा था उसका नाम जे था और ये वही था जिसने तुम्हारी फैमिली को भी ख़त्म किया था और ये दोबारा से एक्शन में आया हुआ है। इसका मतलब है डाउन समझ चुका था कि उसकी अब की मम्मी को भी जिसने गायब किया है वो वही था जिसने पहले उसकी फैमिली को मारा है। ये सुनकर ही उसका गुस्सा डबल हो जाता है और उसे लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसे हर हाल में सजा दिलाएगा। बिटना अपने मिरर पर उसकी मम्मी का नाम लिखकर चेक करना चाहती थी, लेकिन वो ये डर से ये काम नहीं करती कि कहीं उसकी मम्मी मरी हुई ना हो, और बस इसी वजह से उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। दूसरी तरफ वॉन जूंग के केस में एक विटनेस मिलता है जो कि तैयार हो जाता है कि वो कोर्ट में जाकर गवाही देगा। इसी विटनेस को बहुत मुश्किल से डाउन ने तलाश किया था और राजी भी, लेकिन जब वो कोर्ट में पहुंचता है तो वो आकर उसके खिलाफ ही गवाही दे देता है और बोलने लगता है कि मिस्टर वॉन जूंग बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो वॉन जो इनको ब्लैकमेल कर रहा था उसने ज़बरदस्ती इनसे पैसे निकलवाए थे और फिर अब वो उनको थ्रेटन करने की भी कोशिश कर रहा था। शायद इसी प्रेशर में आकर उसने खुद को ख़त्म कर लिया होगा। एक्चुअली बिटना नहीं, उन लोगों को पहले ही इस गवाही के बारे में बता दिया था ताकि वो उसे डरा दें और ठिकाने लगा लें। और फिर उसके बाद वो जाती है और ग्रैमरी के थ्रू से पता चलता है कि जो बच्चा ऑर्फनेज से अडॉप्ट हुआ था उसका नाम हान डाउन था और यही था जिसकी फैमिली को मारा गया था। यहाँ पर वो अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पा रही थी, इसी वजह से ये बात ग्रैमरी भी नोटिस करती है, लेकिन वो कह देती है कि मैं बहुत खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं हेल में वापस जा सकूंगी। मुझे अब एक और केस मिल गया है और मेरा मिशन जल्दी कंप्लीट होने वाला है। अब उसके बाद डाउन बिटना के पास आता है। बिटना तो बहुत सैड सी खड़ी हुई थी, लेकिन डाउन उससे कहने लगता है कि कल तुमने फैसला देना है और जो भी फैसला तुम करोगी उसके लिए मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद वो अगले दिन यही फैसला देती है कि वॉन जियोंग को बाइज्जत बरी कर दिया जाए क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कत्ल साबित नहीं होता और जो मिस्टर वॉन मारे गए हैं यही प्रूफ होता है कि उन्होंने खुद को ख़त्म किया था।
अब बिट्टा ने 2-3 फैसले ऊपर नीचे इस तरह के दिए थे जो कि गलत लग रहे थे। इसी वजह से ऑनलाइन और मीडिया में भी उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। अगर थी तो सिर्फ ये थी कि हान डाउन वो क्यों सैड नज़र आ रहा था। उसकी नज़रों में सैडनेस उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वरना डाउन के अलावा 1000 लोग भी उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म करें, उसकी जूती को भी परवाह नहीं थी। जबकि वलक उसे दोबारा से ग्रामरी पर शक हो रहा था। वो उसे कहने लगता है कि जस्टिशिया प्लीज़ केयरफुल रहना, मुझे तो लगता है कि ये ग्रामरी ही सैटन है और ये ना हो कि एक दिन वो तुम्हारी कमर में छुरा घोंप दे। जबकि हमें उसी दादी को दिखाते हैं जो कि एक एंजल थी और वो साइकेट्रिस्ट के रूप में घूम रही थी। उनसे जहाँ तक हो सकता था वो लोगों की हेल्प करती थी और उनसे मिलने के बाद हमेशा लोगों को लगता था कि मिरेकल्स वाकई होते हैं। जबकि उधर डाउन को अब वॉन जियोंग की सुरक्षा की फिक्र थी। उसे पता था कि बिटना ने इसे छोड़ दिया है तो ये ज़रूर मारा जाएगा। वो कहता है कि आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं पुलिस की, लेकिन वॉन जियोंग वो लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगा था कि उसने तो जज को खरीद लिया था, तो इसीलिए ही जज ने उसके हक में फैसला दिया है। ये नहीं जानता था कि वो शिकार बनने वाला है। और फिर वॉन जियोंग को एक कॉल आती है और उसे उसके खिलाफ सबूत दिखाने के लिए कोई थीम पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। वो सबूत इतने पक्के थे और ऐसी बातें थी कि वॉन जियोंग सुनते ही इनकार नहीं कर पाता और उसे ऑर्डर मिला था कि उसने अकेले ही वहां पर आना है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो जा तो अकेला रहा है पर डाउन उसका पीछा कर रहा है। उसे पता था कि बिटना इसे आज रात जरूर शिकार बनाएगी। और फिर उसके बाद वो अपने आदमी को उसके पीछे छोड़कर बिटना की तरफ जाता है जो कि तैयार होकर शिकार के लिए निकल रही थी। वो उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा ना करो। बिटना भी उससे कहने लगती है कि तुम कब कानून का पीछा छोड़ोगे, तुम्हें याद नहीं तुम्हारी फैमिली को किस जे ने मारा था? कि तुम्हारा मन नहीं करता कि उसे पकड़ो और खुद अपने हाथों से सजा दो, उससे भी बुरी सजा जिस तरह से उसने तुम्हारी फैमिली को ख़त्म किया था। अगर तुम मेरा पीछा करने की बजाय मुझे छोड़ दो, मेरी हेल्प करो, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी उस जे को पकड़ने में। लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसे हग ही कर लेता है और फिर कहता है कि तुमने मुझ पर बिलीव किया था कि मैंने अपनी फैमिली को ख़त्म नहीं किया, मुझे हिम्मत दिलाई इसके लिए थैंक्स। और फिर उसे गुड बाय कह देता है। वो हैरान थी लेकिन अपने मिशन पर चली जाती है। अब वो थीम पार्क में वॉन जियोंग को पकड़ लेती है और उसे अपनी ही दुनिया में हिप्नोटाइज करके ले जाती है। उस पर वो हर टॉर्चर करती है जो कि उसने मिस्टर वॉन बूढ़े इंसान पर किया था। यहाँ पर ग्रेमरी और वलक भी उसके साथ थे जो कि उसकी हेल्प कर रहे थे उसे टॉर्चर करने में। अब वो उसे भगाती है, मारती है, बार बार से जिंदा करती है और फिर वही टॉर्चर दोबारा सहना पड़ता है। और फिर वो उसके पीछे 2 मॉन्स्टर्स को लगा देती है। वो चुप कर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स कहाँ उसका पीछा छोड़ सकते थे। वो अपनी जान बचाने के लिए इतना दौड़ता है जैसे मिस्टर वॉन दौड़े थे, बहुत तड़पता है जैसे वो तड़पे थे। और फिर उसके बाद वो जस्टिशिया पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिशिया की पावर्स के सामने वो क्या था, वो उसे मार मार के आधा कर देती है। और फिर उसे दोबारा से रियलाइज कराती है कि तुमने कितना टॉर्चर किया, उस बेचारे को सहना पड़ा और अब तुम अपने कर्मों का फल देखोगे। और फिर इन दी एंड वो उसे अपने खंजर से ख़त्म कर देती है, उसे अपना असली रूप भी दिखाती है और फिर उसके बाद उस पर गिना के स्टैंप भी लगा देती है। उसका एक और मिशन कंप्लीट हो गया था। हर तरफ फायरवर्क्स चल रहे थे। वो जब उसकी बॉडी को नीचे फेंकती है तो देखती है कि वहाँ पर हान डाउन खड़ा। एक्चुअली डाउन ने जब उसे हक किया था तो उस टाइम पर उस पर एक बग लगा दिया था, उसी के थ्रू से उसकी लोकेशन का पता चल गया था। लेकिन बिटना उस टाइम पर भावनाओं में बह गई थी, उसे भी प्यार हो गया था, इसलिए उसकी डीमंस वाली पावर्स ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकी कि हान डाउन ने उसे हक क्यों किया था। अब उसने उसकी एक वीडियो भी बना ली थी जिसमें वो मर्डर करती हुई साफ दिखाई दे रही थी। वो कहता है कि अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है, तुमने कहा था ना एविडेंस लेकर आओ, ले आया। वो उससे उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में उसके ऊपर सल्फर पाउडर फेंक देता है। एक दफ़ा वलक के थ्रू बातों बातों में उसे पता चला था कि डीमंस पर अगर ये पाउडर फेंके तो 2 घंटे के लिए उनकी पावर्स फ्रोजन हो जाती हैं। अब वो उसे एक झूले से बांध कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आई थी। उसकी मम्मी के बारे में पता चला था। जब वो अंदर जाकर देखता है तो पता चलता है कि उसकी मम्मी डिटेक्टिव किम को किसी ने ख़त्म कर दिया है। ये वही सीरियल किलर जे था। उसने बहुत बुरी तरह से उसकी मम्मी का मर्डर किया था, उसे इतना टॉर्चर किया था कि उनकी बॉडी तो देखने के काबिल नहीं छोड़ी थी। ये सब देखते हुए उसे याद आने लगता है कि जब उसकी फैमिली का मर्डर हुआ था तब वहाँ पर डिटेक्टिव किम ही आई थी, उसका पहला केस था। और जिस तरह से डाउन उस वक्त डरा हुआ था वो उसे संभालती है और उसे माँ का प्यार देना चाहती थी। वो हमेशा उसकी केयर करने के लिए आती थी, लेकिन वो उन्हें भगा देता था कि मुझ पर तरस खा रही है। लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटी थी, हमेशा उसकी हेल्प करती थी। इवन के स्कूल में भी उसके पीछे आ जाती थी, उसके साथ उसकी पीटीएम भी अटेंड किया करती थी। और इन द एंड उनकी सिंसेरिटी ने डाउन का दिल जीत लिया था और उसने उन दोनों को अपना मम्मी डैडी एक्सेप्ट कर लिया था। आज वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि दोबारा से उसकी फैमिली को, उसकी मम्मी को उससे छीन लिया है, और वो भी उसी
इंसान ने जिसने पहले उसकी फैमिली को उसे छीना था, अब वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो वापस जाता है। इससे पहले बिटना की पावर्स वापस आ गई थी। वो गुस्से में आती, उस पर अटैक करती, उससे पहले ही वो फोन तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे खिलाफ हर एविडेंस खत्म हो गया है, क्या तुम इसके बदले मेरे लिए किसी को खत्म कर सकती हो? सीरियल किलर जे को, उसे पकड़ो और उसे हेल में भेज दो। मैं जे को पकड़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मिलकर, और फिर उसे खत्म कर देना चाहता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसने मेरी फैमिली को मारा था। वो बोलती है फिर तुम भी एक मर्डरर बन जाओगे और हेल में चले जाओगे। वो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे मार लूँ फिर तुम मुझे मार देना। बिटना एक स्माइल अपने फेस पर लाती है और कहती है वो प्रॉमिस याद रखना। फिर वो बेशक अपने फेस पर स्माइल लाई थी, लेकिन वहां से जाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। पहली दफा था कि दुनिया में आकर उसकी आंखों से आंसू बहे हों। इसका मतलब है कि वो प्यार में पड़ चुकी थी। हान डाउन मर जाएगा और उसके बाद वो हेल में चला जाएगा, ये सोचते ही कांग बिटना अपने आंसुओं पर काबू ही नहीं रख पा रही थी। वो बहुत सैड हो गई थी और उसके बाद वो उसकी मम्मी की डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है। बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी और यहाँ पर बिटना जब उनकी पास्ट लाइफ को चेक करने की कोशिश करती है तो उसे सिर्फ इतना ही दिखता है कि किस किलर ने उन पर हमला किया था, लेकिन उन्हें किस तरह बेदर्दी से मारा गया है ये सारा कुछ देखने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। जिसने उन पर अटैक किया था, जिसको हम सीरियल किलर जे समझ रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि असेंबलीमैन जियोंग का दूसरा बेटा सांग था। लेकिन अब तक इस वाली बिटना ने उसे देखा भी नहीं हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट डे डिटेक्टिव का फ्यूनरल था और इस फ्यूनरल में हान डाउन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो अपनी मम्मी को याद करते हुए बहुत सारी बातें बोलता है और बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस किलर को मैं उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूँगा। इसी फ्यूनरल पर फिर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। ग्रैमरी चाहती थी कि वो छाता निकाले और बिटना को कवर करे, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर बिटना अपने आंसुओं को छुपाना चाहती थी और इसके लिए वो बारिश का यूज़ कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी देखे कि वो रो रही है। पर ग्रैमरी को तो पहले ही उस पर शक था और अब उसके एक्सप्रेशंस को देखकर उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये रो रही थी। अब उसके बाद ग्रैमरी सीधा जाती है वलक के पीछे और उसको धमकाने लगती है। कहती है कि तुम्हारा राज भी मुझे पता चल गया है कि तुम चोरी चोरी चर्च में जाते हो क्योंकि तुम हेल से दूर भागना चाहते हो और अपनी ड्यूटीज से भी। और इसके साथ साथ उसे ये भी कहती है कि तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि जस्टिशिया में इमोशंस आ रहे हैं। वो रोई भी है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा मुझे कुछ भी पता नहीं था और उससे विनती करने लगता है कि प्लीज़ किसी को भी, ना बाय को ना जस्टिशिया को बताना कि मैं चर्च में गया था। वो कहती है कि मैं उन्हीं लोगों को मारने के मिशन पर आई हूँ जो कि यहाँ पर ह्यूमंस में बदलने की कोशिश करते हैं। जबकि बिटना पहले तो जाकर अपनी आईज चेकअप कराती है कि इनमें से आंसू क्यों निकल रहे हैं और उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास भी चली जाती है और उसे बताती है कि मैंने अपने नेबर को रोते हुए देखा था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसका दर्द फील कर रही हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि डीमंस में तो ऐसा नहीं होता। वो कहने लगती है उसे कि हो सकता है तुम डीमन से अब इंसान बन रही हो। वो तो पहले ही उसे साइकियाट्रिक पेशेंट समझती थी। बिटना तो बस हान डाउन को सैड नहीं देख सकती थी, उसे आज अपने साथ खाना खिलाने लेकर जाती है और उसकी बहुत केयर भी कर रही होती है। यही बड़ी रेस्टोरेंट में अपनी मम्मी को लेकर हान डाउन की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है और कुछ लोग उसकी वीडियोस भी बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर बिटना को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो उनसे फ़ोन छीनती है, तोड़ देती है, सबकी तवज्जो अपनी तरफ करा देती है ताकि कोई भी हान डाउन को डिस्टर्ब ना करे, ना ही उस पर उंगली उठाए। बाहर जाकर डाउन उसका थैंक्स करता है और उससे कहता है कि अब हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे और हम जैसे पार्टनर्स बन चुके हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई पार्टनर वगैरह नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही वादा किया था कि इस केस में तुम्हारी हेल्प करूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें भी मारकर हेल में भेज दूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा एक शिकार बनने वाले हो और कुछ भी नहीं। और डाउन आगे से कह देता है कि तुम्हारे हाथों मरना मेरे लिए एक ऑनर होगा। उसके बाद एक दफ़ा फिर से इस केस की स्टडी करते हुए हान डाउन की दुख भरी कहानी सुनकर बिटना की आंखों में दोबारा से आंसू आ जाते हैं और अब की बार वलक ने भी ये देखा था। वो जाते ही ये बात ग्रैमरी को बताता है और उसे ऑफकोर्स ये बात कंफर्म हो गई थी, जो कि पहले बारिश की वजह से कंफर्म नहीं हो पाई थी। और फिर उसके बाद आज डीमन के सामने एक एंजल आ जाता है, वही ओल्ड लेडी अपनी असली रूप में बिटना के सामने आती है और उससे कहती है कि डाउन अच्छा नहीं कर रहा। मुझे अभी तक उससे हमदर्दी थी और मैं उसे प्रोटेक्ट भी अक्सर ही करती आई थी, लेकिन मेरा अब ये फ़र्ज़ ख़त्म होता है क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं रही। वो अच्छे लोगों में अब शुमार ही नहीं हो सकता, इसलिए अब अगर उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो तो सिर्फ तुम ही करोगी क्योंकि तुम एक डीमन हो और मैं एक ऐसा एंजल हूँ जो कि अच्छे लोगों की प्रोटेक्शन करता हूँ। हान डाउन अब तुम्हारे हाथ में है। उधर हमें असेंबलीमैन जियोंग के बेटे सांगू को दिखाते हैं जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंस जाता है और ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो गया था और न्यूज़ पर भी चलने लगता है। वहीं पर ही पहली दफ़ा बिटना ने अब की ज़िंदगी में सांगू को देखा था और ये देखते ही वो समझ गई थी कि ये तो वही है जिसने डिटेक्टिव किम पर हमला किया था। इसका मतलब है कि यही सीरियल किलर जे होगा।
अब असेंबलीमैन जियोंग इस मामले में बिटना की हेल्प चाहते थे, लेकिन अब की बात वो उनको रूडली मना कर देती है और उसके इस तरह इनकार करने पर आज ताई की भी बिटना से लड़ाई हो जाती है। और ताई को ये भी शक हो गया था कि जैसे ये पहले वाली बिटना नहीं है, क्योंकि उसके और इसके व्यवहार में बहुत बदलाव था। अब बिटना इसी बारे में सोच रही थी। उसने जब बॉडी को टच किया था तो उसे नजर आया था कि सांगो ने उन पर हमला किया है, लेकिन उसी ने ही उसको मर्डर किया है ये उसे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था और ना ही ये पता चला था कि वो वाकई सीरियल किलर है। यही बात वो ग्रैमरी और वलक के साथ भी कर रही होती है। ग्रैमरी कहती है कि जल्दी से आप अपना मिशन पूरा करें और फिर वापस जाएं, लेकिन ये सोचते ही वो सैड हो जाती है कि हान दाउन यहाँ अकेला रह जाएगा। ये सुनते ही ग्रैमरी उनसे पूछने लगती है कि ये क्या जस्टिशिया क्या कह रही है, लेकिन वो आगे से मजाक करने लगती है और बोलती है कि एक्चुअली मेरी और उसकी हमेशा लड़ाई लगी रहती है, इसी वजह से मेरा भी अर्थ पर दिल लग गया है। अब क्यों ना मैं भी उसे मार के अपने साथ ही हेल में लेकर चली जाऊं। उधर हान दाउन की आज किसी से लड़ाई हो गई थी और जब वो चोट वाला फेस लेकर घर आता है तो बिटना उसे देखते ही परेशान हो जाती है और खुद से उसको मेडिसिन भी लगाने लगती है। ये वो मोमेंट था कि जब हान दाउन उसके बहुत क्लोज आ गया था और ऐसा लगता है कि वो उसे किस ही करने वाला था कि इतने में बिटना घबरा जाती है और उठ जाती है, कहती है मैं डीमन हूँ, ह्यूमन नहीं, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं तो आगे बढ़ा था सिर्फ ये मेडिसिन लेने के लिए। अब सांगू का केस आता है बिटना की अदालत में और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे क्वेश्चन करती है ताकि उसकी नज़रों के थ्रू कुछ चीज़ों का जवाब हासिल कर सके। वो उससे पूछती है कि तुमने कभी किसी का मर्डर किया है, और फिर उसके साथ ही वो कांप उठता है और ऐसा देखकर उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसने जो देखा था डिटेक्टिव किम पर हमला करते हुए ये कांप रहा था। इसका मतलब है कि इसने सिर्फ उनसे कुछ लड़ाई की थी, लेकिन ये किलर हो ही नहीं सकता। जबकि उधर हान दाउन के साथ एक नया ही डिटेक्टिव आया हुआ था जिसका नाम था मॉन्जू और डाउन के साथ एक केस की स्टडी करने के लिए जा रहा था। यहाँ पर उसके हाथ बिटना के खिलाफ कुछ सबूत लगने ही वाले थे। कितने में डाउन चोरी चोरी वो फुटेज डिलीट कर देता है और मॉन्जू भी ये सारा कुछ से करते हुए देख चुका था। अब मंजू को अंदाजा हो चुका था कि ये बिटना से प्यार करता है और उसके बाद मंजू सीधा चला जाता है उसी जगह पर जहाँ पर ग्रैमरी काम करती थी और वो कहता है कि तुम ठीक कह रही थी, ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली मंजू बाहल का भेजा हुआ एक खास आदमी है जो उसके दिए हुए मिशन पर ही अर्थ पर आया है। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही ग्रैमरी ने जाकर बाहल को शिकायत लगाई थी ये कि जस्टिशिया यहाँ पर प्यार के चक्रों में पड़ रही है और इसीलिए उसने एक अपने खास आदमी को वहाँ भेजा था जिसका नाम मॉन्ग था, लेकिन उसने एक मंजू नाम के डिटेक्टिव की बॉडी पोजेस कर ली थी जिसकी अभी अभी डेथ हुई थी। अब मंजू हान डाउन को कहता है कि तुम कंग बिटना को कहो कि मुझसे मिलने के लिए आए, वरना मैं तुम्हें सबूत डिलीट करते हुए देख चुका हूँ। अब बिटना भी उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन के रूप में था और उसे पूछने लगता है कि डाउन तो तुम्हें बहुत लाइक करता है, तुम्हारे लिए बड़े खतरे मोल ले रहा है, क्या तुम उसे लाइक करती हो? तुम उसके लिए क्या कर सकती हो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए? यहाँ पर बिटना उसके सामने कह देती है कि अगर तुमने डाउन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और बस यही वो पॉइंट था कि जब मंजू को कंफर्म हो गया था कि ये दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं और यही बात उसने बाद में जाकर ग्रैमरी को भी बता दी थी। एक्चुअली बाहल ने उसे ये कहा था कि अगर तुम्हें कंफर्म हो जाए कि हान दाउन जस्टिशिया के कामों में इंटरफेयर कर रहा है तो ठीक है, उसको रास्ते का पत्थर समझकर ख़त्म कर दो। वेल, अब नेक्स्ट डे केस का फैसला होता है और संगू जेल से छूट जाता है। अब वो घर जाकर उसी खंजर को निकाल कर देख रहा था जो कि सीरियल किलर जे का था। ये खंजर उसने इतना संभाल के अपने लॉकर में रखा हुआ था, लगता है कि इससे कोई खास कहानी जुड़ी हुई है। जबकि ग्रैमरी वो जब भी बिटना से मिलती थी तो उसे उकसाने की कोशिश करती थी कि जल्द से जल्द अपना मिशन खत्म करो और यहाँ से जाओ। वो ये कंफर्म करना चाहती थी और उसकी नज़रों में हमेशा देखती रहती थी कि वो डाउन की कितनी केयर कर रही है। लेकिन बिटना उसके सामने अपने मुंह से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी कि वो डाउन की फिक्र करती है। और फिर उसके बाद बिटना की मुलाकात उसी एंजल से होती है। वो दोनों रेस्टोरेंट पर मिलते हैं और वहाँ बातों बातों में एंजल और डेमन की आपस में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर बिटना उसी बूढ़ी औरत पर चिल्ला रही थी और इसी को देखकर कोई आता है और उसे सिखाने लगता है कि बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि यंग सी और सुंदर सी दिखने वाली लड़की 500 साल एजेड है। बिटना को आज उसका बॉस कहता है कि तुम्हारी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें तुम लोगों के फ़ोन तोड़ रही हो। इसी वजह से मुझे लगता है कि शांति बनाने के लिए तुम्हें कुछ दिनों वेकेशन पर चले जाना चाहिए ताकि ये मामला ठंडा पड़ जाए। अब ये सुनते ही बिटना तो खुश हो जाती है। वो सोचती है कि क्यों ना इसी तरह से मुझे सीरियल किलर जे को तलाश करने में आसानी होगी। मैं घर पर बैठकर आराम से इस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ। यहाँ पर कुछ रिसर्च करने के बाद बिटना को शक होने लगता है कि कहीं सीरियल किलर जे कहीं सैटर्न तो नहीं है, उसी ने सीरियल किलर जे की बॉडी पोजेस तो नहीं की हुई, क्योंकि सैटर्न को भी यहाँ पर अपनी एटर्नल लाइफ बनाए रखने के लिए बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती रहती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली बायल ने जब मंजू को भेजा था तो उससे बोला था कि अगर
जस्टिशिया का तुम मुकाबला कर सकते हो, उसे सजा दे सकते हो, तो ठीक है, तुम्हें इजाज़त है, तुम उस पर भी अटैक कर सकते हो। एक्चुअली ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के राइवल थे और यहाँ पर मोंजो को मौका मिल गया था कि वो इसी बहाने जस्टिशिया को भी ख़त्म कर दे और अपना बदला पूरा करे। अब वो वलक को अपने पास बुलाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारा भी राज हमारे पास मौजूद है और जस्टिशिया भी ह्यूमन बनती जा रही है, इसकी सज़ा उसे भी मिलेगी और इसमें हम तुम्हें यूज़ करेंगे। अब ये कहकर मोंजो तो चला गया था, लेकिन वलक बहुत डर गया था। वो ग्रैमरी से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो कहने लगती है कि एक्चुअली जस्टिशिया मेरी फेवरेट डीमन है और मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि मेरी आइडिया एक ह्यूमन बन रही है। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि वो रिलीजियस सी आंटी एक्चुअली वो इस बिल्डिंग की लैंड लेडी है और वो इस बिल्डिंग को सेल करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इसी वजह से असेंबलीमैन जियोंग उसकी बेटी को भी उसे कन्विंस करने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। एक्चुअली उसकी यहाँ से किसी से यादें जुड़ी हुई थी और वो था उसका बेटा, और ये बेटा बचपन में जब स्कूल जा रहा था तो उसके बाद वो वापस लौटा ही नहीं था क्योंकि उसे सीरियल किलर जे ने ख़त्म कर दिया था। अब उसे लगता था कि जब तक वो अपने बेटे का बदला पूरा नहीं कर लेती तब तक वो हमेशा चर्च में भी जाती रहेगी और इस घर को भी सेल नहीं करेगी। अब उसके बाद हान डॉन आज बिटना को अपने साथ लेकर जाता है उसी घर में जहाँ पर उसकी फैमिली का मर्डर हुआ था। वहाँ पर उसे वो सारा मंजर नज़र आता है कि छोटे से हान डॉन ने कितना कुछ बर्दाश्त किया था और उसकी फैमिली जिस तरह से तड़प तड़प के मरी थी, ये सारा कुछ तो बिटना से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे हान डाउन का हर दुख उसका दुख बन चुका है। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हेल में कहीं भी नहीं है, मैंने पता करा लिया है, ये सारे लोग इस वक्त हेवन में होंगे, इसलिए मैं तुम्हें ये मर्डर नहीं करने दूंगी। जे को जो ख़त्म करेगा वो मैं होंगी, मैं उसे ख़त्म करूंगी और तुम्हारे हाथ गंदे नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी सारी फैमिली हेवन में रहे और तुम हेल में जाओ, इसलिए अब से ये मिशन मेरा है, मैं तुम्हें मर्डरर नहीं बनने दूंगी। फिर एक दिन वलक मोंजो और ग्रैमरी के कहने पर बिटना का फ़ोन चोरी कर लेता है और उसके फ़ोन से वो आवाज़ बदल कर हान डाउन को कॉल करता है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। अब हान डाउन हर हालत में उसकी मदद करने के लिए पहुंचेगा वहाँ पर, और यही तो मोंजो उससे कराना चाहता था। अब वलक ने कर तो दिया था, पर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है। वो सीधा चर्च जाता है और उसके बाद वो ग्रैमरी से कहने लगता है कि अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं एक डीमन हूँ और तुम भी। और ये कहते ही वो उसके ऊपर सल्फर पाउडर फेंक देता है उसकी पावर्स को ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ वो दौड़ता है ताकि बिटना को हान डाउन के बारे में बता सके और वो उसे किसी भी मुसीबत में फंसने से बचा ले। यहाँ पर वो एंजल एक डीमन की हेल्प करता है वलक की, ताकि वो बिटना तक पहुँच सके, और फिर वो बिटना को वही पैगाम दे देता है। एंजल जाते जाते कहता है कि मेरा तो यही काम था ना कि अच्छे लोगों की हेल्प करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना, इसीलिए मैं इसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आई हूँ क्योंकि वलक एक अच्छा इंसान बनता जा रहा है। अब हान डाउन उस जगह पर पहुँचता है तो आगे तो मोंजो खड़ा हुआ था। वो कहने लगता है बिटना कहाँ है, तो वो बोलता है उसे मैंने ख़त्म कर दिया। वो कहता है ये इम्पॉसिबल, वो डीमन है, उसे इंसान नहीं मार सकते। तो वो उसे अपना असली रूप दिखाकर कहता है अच्छा तो एक डीमन तो डीमन को मार सकता है ना। और इसी के साथ ही वो हान डाउन को ख़त्म करने के लिए उसे टॉर्चर करने लगता है। वो चाहता था कि इसे बहुत बुरी तरह से मारे ताकि कंग बिटना इसे देखकर तड़पती रह जाए, उसे तकलीफ देना ही उसका मकसद था। लेकिन एंड टाइम पर बिटना पहुंच जाती है और वो यहाँ पर आकर मोंजो से मुकाबला करती है। बिटना की पावर्स हेल में उससे ज़्यादा थी, इसी वजह से मोंजो उसका मुकाबला नहीं कर पाता, वो हर दफ़ा उससे हारे जा रहा था। अब एक दफ़ा एक पॉइंट पर वो उसे ख़त्म करने ही वाली थी कि यहाँ पर मोंजो अपना एक मैजिक उस पर आजमाता है और यहाँ पर वो उसे बुरे सपनों की दुनिया में ले गया था। यहाँ पर उसे लग रहा था कि डाउन उस पर अटैक कर रहा है, इसलिए वो जवाब में उस पर अटैक करना ही नहीं चाहती थी। डाउन उसकी कमज़ोरी बन चुका था, वो उससे प्यार करती थी, लेकिन ये सारा अटैक उस पर मोंजो खुद कर रहा था, सिर्फ डाउन के भेस में। यहाँ पर हान डाउन एक दफ़ा बिटना को आवाज़ देता है तो उसे लगता है कि जैसे वो मैजिकल स्पेल से बाहर निकल आई है। तो अब की बार वो मोंजो का बहुत ठीक से मुकाबला करती है और उसे ख़त्म भी कर देती है। वो सोचती है कि अच्छी बात है, हमारी 400 साल पुरानी दुश्मनी यहाँ पर खल्लास होती है। और उसके बाद वो जाती है हान डाउन के पास। हान डाउन उस टाइम पर बेहोश था, उसे जगाने की कोशिश करती है, तड़प रही थी कि कहीं ये मार ना गया हो, लेकिन वो होश में आ जाता है और फिर वो उसे कहती है कि आज के बाद तुम मेरे अलावा किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं करोगे और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी जब तक मैं अर्थ पर हूँ। लेकिन इतने में पीछे से मोंजो उठ खड़ा होता है जो कि अभी तक मरा नहीं था। वो बिटना पर हमला करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हान डाउन बिटना को प्रोटेक्ट करता है। वो बिटना की जगह खुद को घायल कर देना चाहता था, वो उसके हिस्से का वार खाता उससे पहले ही वहाँ ग्रैमरी पहुंच जाती है जो कि इस सारा कुछ करने से मोंजो को रोक देती है। अब जस्टिशिया को बहुत गुस्सा आया था, वो ग्रैमरी को कहने लगती है कि सब में तुम भी मिली हुई थी, लेकिन वो कहने लगती है कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, तुम इंसान बन जाओ ये मैं देख नहीं सकती और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी है जो मुझे बाइल ने दी है, मैं सिर्फ वही पूरी कर रही हूँ।
अब वो आगे से उसे कहती है कि ठीक है, माना तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन इसकी वजह से तुम्हें हान डाउन को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। इसी वजह से मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली। एक्चुअली लगता था कि बिटना को हान डाउन अब सबसे ज्यादा प्यारा हो चुका है। अब उसके बाद जस्टिशिया सीधी जाती है बाइल के पास और उससे कहने लगती है कि ये सब क्या था, तुमने मोंजो को मुझे मारने के लिए भेजा था। तो वो कहने लगता है कि तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ और तुमने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं। तुम्हें इंसान से प्यार करना अलाउ नहीं था। वो बोलती है ठीक है, फिर मुझे खत्म कर दो, लेकिन हान डाउन को कोई कुछ नहीं कहेगा। बाइल कहता है उसे भी मैं तुम्हारे साथ ही मारूंगा। और यहाँ पर जस्टिशिया अपना वेपन बाहर निकाल लेती है और कहती है कि अगर तुमने हान डाउन की तरफ देखा भी तो मैं तुम पर हमला करने से भी नहीं रुकूंगी। बिटना प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि वो बाइल पर ही हमला करने वाली थी और इसके बदले बाइल उसकी सारी की सारी पावर्स उससे छीन लेता है और उससे कहता है कि अब तुम तड़पो और एक आम इंसान की जिंदगी को एक्सपीरियंस करो, इंतजार करो कि कब तुम्हें तुम्हारे इस अमल की सजा दी जाएगी। अब उसके बाद बिटना वापस आती है और हान डाउन को बताती है कि उसे सैंगहो पर शक है। उसने देखा था शायद वो सीरियल किलर हो सकता है, लेकिन अभी तक उसे कंफर्म नहीं है और ये कंफर्म करने के लिए उसे उसके क्लोज होने की जरूरत पड़ेगी। अब फिर एक दिन वो असेंबलीमैन जियोंग के घर जाती है, बहुत सज धज कर, और साथ में बहुत से स्वीट्स और गिफ्ट्स भी लेकर गई थी और उससे कहने लगती है कि मैं आपकी बहू बनना चाहती हूँ। ये सुनते ही वो हंसने लगते हैं और ताय तो उठकर कहने लगता है कि तुमने खुद मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी थी, अब तुम ये सोच भी कैसे सकती हो। तो बिटना भी बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी बात कर ही नहीं रही, मैं तो सैंगो से शादी करना चाहती हूँ। सैंगो तो ये सुनते ही वहाँ से भाग जाता है, जबकि असेंबलीमैन जियोंग उन्हें तो बिटना बहुत पसंद थी और वो उनके काम भी आती रहती थी, तो वो सोचते हैं कि इसे अपनी बहू बनाना बहुत अच्छा काम होगा। वो तुरंत ही यस कर देते हैं और ताई को शादी की तैयारियां करने का ऑर्डर भी दे देते हैं। अब उसका उनके घर में आना जाना स्टार्ट हो गया था। वो सैंगो को एक सीक्रेट रूम से भी निकलते हुए देखती है, लेकिन उसके सामने वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही एक्ट करती है। जबकि हान डाउन इसी चक्कर में लगा हुआ था कि एक्चुअली असली वाली जो बिटना थी उस पर किसने हमला कराया था। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी जख्मी होने के बाद, तो उसके इर्द गिर्द कोई मंडला रहा था। उसे डॉक्टर के थ्रू ये बात पता चली थी और उसने ताई और सैंगू की फोटो दिखाई थी और पता चला था कि वो सैंगू ही था जो उसे देख रहा था और बहुत गिल्टी सा नजर आ रहा था। अब उन्हें शक होने लगता है कि कंग बिटना पर भी जिसने हमला किया था, उसे मारने की कोशिश की थी, वो सैंगू ही था। हान दावन उसे बार बार यही कहे जा रहा था कि सांगू का सच जानने के लिए तुम्हें उससे शादी करने की क्या जरूरत है। तो वो पूछने लगती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, क्या तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया। और वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, और साथ में बोल देता है कि हाँ, जेलस भी हो रहा हूँ। ये सुनकर कंग बिटना के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो उसे कहती है कि आओ तुम्हारी जेलसी कुछ दूर कराती हूँ। उसे बताती है कि मैं उससे रियल में शादी कभी भी नहीं करने वाली। और फिर उसके साथ जाकर वो पुरानी एक ट्रेडिशनल टाइप की ड्रेसिंग करती है। वो दोनों एक डेट पर जाते हैं, बहुत सारी फोटोज बनाते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं। ऐसा लग रहा था कि बिटना की पहली डेट है और हान डाउन भी उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। अब रात को जब दोनों घर वापस आ रहे थे तो बिटना उससे कहती है कि क्या अब तुम्हारी कुछ जेलसी कम हुई। तो वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुमने मेरी जेलसी कम करते करते खुद भी बहुत एंजॉय किया है। और वाकई कुछ ऐसा ही था। वो अब जाती है असेंबलीमैन जियोंग के घर पर। उस टाइम पर ताई और उसके डैड घर पर नहीं थे और सैंगू सुना था कि कमरे में सो रहा है, तो वो चोरी चोरी एक और लाइब्रेरी वाले कमरे में एंटर हो जाती है। लेकिन सैंगू जाग रहा था और उसे ये करते हुए देख लेता है। वहाँ पर उसके घर में उसे काफ़ी सारी सस्पिशियस चीज़ें नजर आती हैं। वो तलाशी लेती रहती है और यहाँ पर एक पेंटिंग को देखकर उसे शक होता है कि इसके पीछे एक मैजिकल डोर होगा। वही डोर वो खोलती है तो उसे पता चलता है कि यहीं पर ही सैटर्न ने अपनी सारी निशानियाँ रखी हुई हैं और वही सीरियल किलर जे भी है। वहाँ पर एक वेपन भी था। वो वेपन उठाकर वहाँ से निकलने ही वाली थी कि इतने में सैंगू पीछे से आता है और उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ डाउन बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि बिटना का फोन नहीं लग रहा था और उसे उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो वलक से पूछता है तो उसे पता चलता है कि आज जियोंग के घर पर ही है। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है, जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि बिटना की और सैंगू की लड़ाई होती है। सैंगू अगर वाकई सैटर्न होता तो वो तो बहुत पावरफुल होता, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल एक आम इंसान है, जिस तरह से इस वक्त बिटना थी। अब फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली जब कंग बिटना जिंदा थी तो उसने भी ये राज जान लिया था। इसी कमरे में वो पहुंच गई थी और यहाँ पर उसे एक वीडियो नजर आई थी और उसमें उसे पता चला था कि ताई एक जालिम इंसान है और उसने अपनी मम्मी पर भी टॉर्चर किया हुआ है। ये वीडियो उसके देखने के बाद ताई उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ आना अलाउ नहीं था। वो बेचारी तो वहाँ से डर के मारे भाग जाती है और जाती उससे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर लेती है। लेकिन ताई सीधा जाता है सांगू के पास। उसे पता था कि मेरा भाई ड्रग एडिक्ट है। वो उसे ब्लैकमेल करता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें ड्रग्स चाहिए तो मेरा काम करो, जाओ और बिटना को ख़त्म कर दो।
और बस अपने ड्रग्स के नशे में ही सांगू से ये गलती हो जाती है। उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वो ताई के कहने पर जाकर बिटना पर हमला कर देता है। और इसके साथ ही सांगू अब जस्टिशिया को भी मारने ही वाला था कि दूसरी तरफ हमें दिखाते कि हान दाउन को रास्ते में कोई रोकता है और वो ग्रैमरी थी और वो उससे कहने लगती है कि असेंबलीमैन जियोंग के घर का नक्शा ये है। अगर तुम जस्टिशिया को बचाने जा रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद उसके सामने नहीं जा सकती क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब हान दाउन बिल्कुल एंड टाइम पर वहाँ बिटना को बचाने के लिए पहुंच जाता है और इतने में सांगू उनको डिस्ट्रैक्ट देखता है तो वो सैटर्न का हथियार लेता हुआ वहाँ से भाग जाता है। दाउन को भी यहाँ पर किसी और चीज की कोई फिक्र नहीं थी सिवाय इसके कि बिटना बिल्कुल ठीक ठाक हो। वो उसे कहता है कि आइंदा प्लीज खुद के लिए इतने खतरे को मोल ना लेना क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अब थोड़ी देर बाद जब असेंबलीमैन जियोंग और ताई घर पहुंचते तो तब तक बिटना जख्मी हालत में पुलिस के हाथों वहां से एम्बुलेंस में जा रही थी और ऐसे मौके पर वो तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर बिटना को इतना विश्वास तो हो चुका था कि जियोंग या ताई इन्हीं में से कोई एक सैटन है। अब उसके बाद ग्रैमरी आकर उसे सॉरी करती है और बिटना भी उसे माफ कर देती है और उसे वापस अपनी टीम का हिस्सा बना लेती है। अब उसके बाद वो बाइल के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने सैटर्न को तलाश कर लिया है और मैं उसे तुम्हारे पास लाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मुझे मेरी पावर्स दोगे और हमारी दुश्मनी भी खत्म करोगे। वो कहता है ठीक है और मुझे कभी भी निराश मत करना। अब बिटना वापस से पावरफुल जस्टिशिया बन चुकी थी और वो जाती है और सांगू की गाड़ी को आग लगा देती है। अब सोंगहो की जली हुई गाड़ी के पास पुलिस को एक नोट मिलता है। उस पर यही लिखा हुआ था कि मेरे मौत के जिम्मेदार मेरे डैड और मेरे भाई हैं। लेकिन असेंबलीमैन जियोंग और ताई को देखकर तो लग रहा था कि जैसे वो सोंगहो के मरने से बहुत खुश हो गए हैं। और तो और उन्होंने तो डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया था। बॉडी दिखने में तो पहचानी नहीं जा रही थी, जल चुकी थी, इसलिए उसका डीएनए टेस्ट कराया गया था। उससे पहले ही उसका फ्यूनरल अरेंज करा देते हैं और इस फ्यूनरल पर कंग बिटना भी आती है और वो भी बहुत सच धज कर। और फिर असेंबलीमैन जियोंग से वो कंडोलेंस करने की वजह से कहने लगती है कि आपको बधाई हो, आपके रास्ते का एक पत्थर हट गया है। और फिर इतने में डीएनए रिपोर्ट आ जाती है जिसके थ्रू पता चलता है कि डेड बॉडी सोंगहो की नहीं थी बल्कि किसी और की ही थी। और यही बात जब जियोंग को पता चलती है तो उसके फेस से देखकर साफ लग रहा था कि वो अपने बेटे के जिंदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इतने में सोंगहो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। और फिर हमें इसी तरह से एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं। एक्चुअली बिटना सोंगहो के पास गई थी और उसने उसे यही बोला था कि जो वेपन तुम लेकर भागे हो मुझे पता है तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए ये वेपन लेकर गए हो, ये जियोंग का या ताई का है। तो वो भी बता देता है कि हाँ वो अपनी मम्मी के मर्डर का बदला लेना चाहता है और इसी का जिम्मेदार वो जियोंग और ताई को समझता है। लेकिन उसके करीबी रिश्तों ने उसे धोखा दिया था तो वो बिटना पर किस तरह से विश्वास कर सकता था। बिटना उससे कहती है कि देखो तुम्हारे पास एक चांस है, तुम उनको आजमा सकते हो। यूं करो कि तुम ताई को फोन करो और उससे कहो कि वो आकर तुम्हें बचा ले और अपना वेपन ले ले। अगर वो तुम्हारी हेल्प करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बचाऊंगी और उसके बाद तुम वही करोगे जो मैंने तुम्हें कहा है। और फिर ऐसा ही होता है। संगू जैसे ही ताई को कांटेक्ट करता है तो उसके आदमी आते हैं और रास्ते में उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो अब संगू के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय बिटना के हर ऑर्डर को मानने के अलावा। उसने खुद ही एक प्रिजर्व की हुई बॉडी अरेंज की थी और उसके बाद उसे आग लगा दी थी। ये सारा कुछ उसने जियोंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था ताकि वो संगू को तलाश न कर सके और वो खुद को पुलिस में जाकर अरेस्ट करा दे और साथ ही साथ वो हथियार भी पुलिस के हवाले हो जाए। संगू ने पुलिस को यही बताया था कि सीरियल किलर जे का हथियार है, लेकिन ये जे कौन है ये अभी हमें नहीं पता चलता। लेकिन जैसे ही ताई को पता चलता है कि संगू ने एक हथियार पुलिस को दिया वो तो गुस्से से पागल होने लगता है। और फिर बिटना की चाल काम कर जाती है। वो दोनों घबरा गए थे और इसके साथ ही हमें पता चल जाता है कि सारी सीरियल किलिंग तो ताई ने की थी, वही जे है, लेकिन ये सब कुछ उसने जियोंग के ऑर्डर पर किया था और उसका डैड जियोंग नहीं बल्कि जियोंग की बॉडी में इस टाइम पर सैटर्न था। सैटर्न जाकर जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ऐसी बाउंड्री थी जो कि डीमंस के अलावा कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि सांगू ने नहीं बल्कि कांग बिटना नहीं है चुराया और बिटना एक डीमन है। एक्चुअली ताई सैटर्न को बॉडी पार्ट्स ला कर दिया करता था और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि ताई ही है जिसने इस वक्त कायलम को छुपाया हुआ है। और इसी बात पर वो सैटर्न से एक डील करता है कि तुम मेरे बाहर जाने का अरेंज करो तो मैं तुम्हें कायलम दे दूंगा। लेकिन जैसे ही कांग बिटना अपने मैजिकल मिरर में देखती है तो उसे नजर आता है कि ताई इस वक्त कायलम के साथ खड़ा है। उसे लगता है कि यही सैटर्न होगा। और फिर उसके बाद ताई अपना पासपोर्ट लेता है और जियोंग को वहां से जाते जाते गोली मार देता है। कायलम अपने साथ ही ले जाता है।
उसे पता चला था कि जैसे ही इस बॉडी को खत्म किया जाएगा, यहाँ से सैटर्न को मुक्ति मिल जाएगी, उसे एक नई बॉडी तलाश करनी होगी। पर वो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहीं पर ही कोई उसे पकड़ लेता है और उसकी टांग पर हमला कर देता है। और इतने में उसे समझ आती है कि एक्चुअली ये कुछ भी रियलिटी नहीं थी, ये सारा कुछ सैटर्न का जादू था जिसके अंदर वो आ गया था। वो उसकी इल्यूजन्स और उसकी विशेस को उसे एक सपने की शक्ल में दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद वो अपने ट्रैप में खुद ही फंस चुका था। काइलम सैटर्न ने उससे छीन लिया था और उसके बाद उससे कहता है कि तुम्हें तो अब पुलिस के हवाले करूंगा। ताय जख्मी हालत में था और वहाँ से भाग जाता है, जबकि इतने में बिटना उसी फार्म हाउस में पहुँच जाती है। वहाँ पर ताय तो उसे नहीं मिलता, लेकिन बेसमेंट में उसे सैटर्न नजर आता है और वो काइलम के साथ खड़ा था। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो इतने सालों में उन्होंने कलेक्ट, वो काइलम का यूज करते हुए इन बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट की हुई बॉडी में एंटर होने वाला था, लेकिन बिटना उसे रोक लेती है और फिर उसके बाद उन दोनों की काफी देर तक फाइटिंग होती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली ताय मिस्टर जियोंग का एक स्टेप सन था और वो उसे कभी भी प्यार नहीं करते थे, बल्कि उसे पैसे भी इस तरह से देते थे जैसे उसे धुतकार रहे हों। वो इन सब बातों से बहुत तंग आ चुका था और फिर इसी गुस्से में आकर एक दिन उसने अपने डैड का ही मर्डर कर दिया था। उसी टाइम पर सैटर्न उसे देख लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हारा राज रखूंगा। और उसे उसकी इल्यूजन्स की दुनिया में दिखाया था कि तुम कितनी अय्याशी की जिंदगी गुजारोगे, अपने डैड के और फैमिली के सारे बिजनेस पर तुम्हारा ही कब्जा होगा। इसीलिए ताय ने उसका ऑर्डर मान लिया था। एक मर्डर तो वो कर चुका था, तो फिर बाकी मर्डर्स करना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। वो सिर्फ अच्छे लोगों का शिकार करता था और उनके बॉडी पार्ट्स मिस्टर जियोंग यानी कि सैटर्न को ला कर देता था, जो कि उस वक्त उसकी बॉडी को पोजेस किए हुए था। और फिर ताय इसी तरह से मर्डर करते करते सीरियल किलिंग में मजा लेने लगता है और उसके बाद वो एक साइकोपैथी बन चुका था। और फिर ये सब बताते बताते ही वो बिटना को उसकी भी डिजायर्स की दुनिया में ही गायब कर देता है। उसको सपने में यही दिखता है कि जैसे वो हान डाउन के साथ इस दुनिया में रह रही है, उन दोनों की शादी हो रही है और वो बहुत खुशी खुशी हमेशा इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन इतने में ही उसने एक बॉडी प्रिजर्व की हुई थी जिस पर वो मैजिक करता है और उसके थ्रू वो बिटना पर अटैक करा देता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन बिटना इस सब पर काबू पाती है और इन दी एंड मुकाबले में वही जीत जाती है। जियोंग की बॉडी उसने खत्म कर दी थी और उसमें से सैटर्न बाहर निकल आया था। बिटना के लिए उसका मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो रैंक्स में उससे एक दर्जा नीचे थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से उसका मुकाबला करती है। और फिर इन दी एंड वो काइलम जब उसने हाथ में पकड़ा हुआ था तो फिर वो अपने मैजिकल नाइफ के थ्रू उस पर हमला करती है और उसे हेल में वापस भेज देती है काइलम के साथ साथ ही। उधर ताय जब भागने की कोशिश कर रहा था तो वो हान दाउन के हाथ लग जाता है और वो उसे कहता है कि मैं वही बच्चा हूँ जो तुम्हारे हाथों जिंदा बच गया था और फिर आज तुम मेरा शिकार बन गए हो और तुमसे सारे बदले लूँगा। यहाँ पर ताय उसका और उसकी फैमिली का मजाक उड़ाने लगता है, इवन कि उसे ये भी बताता है कि किस तरह से उसने डिटेक्टिव किम को इतना तड़पा कर मारा था। ये सुनकर उसे इतना गुस्सा आया था कि उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी उसे खत्म कर दे, लेकिन इतने में उसे अपनी मम्मी से किया हुआ वादा याद आता है, डिटेक्टिव किम से, जिन्होंने कहा था कि तुम कभी भी कानून हाथ में नहीं लोगे। और इसके साथ साथ बिटना ने भी उसे कहा था कि अगर तुम उसे मार दोगे तो फिर तुम्हें हेल में जाने से बचाने के लिए मैं सारा कुछ दाव पर लगा दूंगी, मैं खुद भी खतरे में पड़ूंगी, लेकिन अगर तुम उसे पुलिस के हवाले करोगे तो फिर मैं जज बनकर अपना पूरा फर्ज निभाऊंगी, मुझ पर भरोसा करके देखो। और बस इसी वजह से डाउन यही फैसला लेता है कि उसे भी नहीं मारेगा। और फिर उसके बाद कंग बिटना ही इस केस की जज बन जाती है। पर बिटना जैसे ही ये केस सुनने के लिए जा रही थी तो उसके पास बाइल आता है और उससे कहता है कि काइलम तुमने हेल में पहुंचाया, इसी वजह से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और जो तुमने रूल्स तोड़े थे उसके बदले मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने एक और विक्टिम को सजा देनी है और वो यही ताय होगा। इसे तुम केस में छोड़ोगी और उसके बाद खुद इसका मर्डर करके इसे हेल तक पहुँचाओगी। उसके बाद तुम अपनी जस्टिशिया की पोजीशन पर वापस आ सकती हो। जबकि दूसरी तरफ बिटना ने डाउन से वादा किया था कि वो इस केस का फैसला बिल्कुल जस्टिस के अकॉर्डिंग ही करेगी। अब उसके बाद वो ताय के पास जाती है और उसे इस तरह की इल्यूजन दिखाती है, उसे अपनी बातों में ले आती है कि वो उस पर ट्रस्ट करे और उसे अपना जज एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ताय को इतना तो पता था कि कोई भी और जज अगर मेरा केस सुनेगा तो वो तो ज़रूर मुझे सज़ा देगा, लेकिन शायद बिटना मुझे छोड़ दे क्योंकि वो खुद भी एक डीमन है। और साथ ही साथ उसने उसे ये भी लालच दिया था कि तुम जो काम सैटर्न के लिए करते थे मेरे लिए करना, क्योंकि मेरा और सैटर्न का मकसद तो एक ही जैसा था, हम राइवल थे। अब उसके बाद कोर्ट में गवाही देने के लिए संग हुआ आता है। वो कहता है कि मेरे पास सिवाय मेरी जुबान की गवाही के और कोई भी सबूत नहीं है कि सारा कुछ ताय ने किया है, लेकिन वो मुझे अपने साथ मिलाता था ड्रग्स का लालच देकर। और डिटेक्टिव किम को तो उसने मेरी आंखों के सामने ख़त्म किया है। वैसे भी ये उस एरिया में हरासमेंट फैलाना चाहता था, लोगों को डराना चाहता था, इसीलिए ये उस एरिया में दोबारा से मेरे थ्रू एक्टिव हुआ था।
और इसी बीच डिटेक्टिव किम तो शिकार बन गई थी। एक्चुअली वो लोग ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें वो एरिया चाहिए था, वहाँ पर वो लोग अपना इंडस्ट्रियल प्लान डेवलप करना चाहते थे। लेकिन वहाँ के रेजिडेंट्स वो एरिया छोड़ने से इनकार कर रहे थे, उन्हें डरा कर वो जगह खाली करना चाहते थे। हमारा था अपनी स्टेप मॉम तब भी उनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसने कहाँ छुपाई है ये उन्हें पता नहीं था। लेकिन पुलिस बहुत देर तक इसकी तलाशी लेती रहती है, जगह जगह उसे तलाश करती है और इन द एंड उन्हें एक बेसमेंट में वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं। उनमें से कुछ रीसेंट केसेस की मिले और फिर उसके बाद आज बिटना से मिलने के लिए एंजल भी आता है और वो उसे यही कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, आपकी बार तुमने क्या फैसला लेना है। लेकिन बिटना कहती है कि मैं बस सोच ही रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि क्या मैं बाइल की बात मानूं या फिर इन लोगों को निराश कर। अगर उसने बाइल की बात ना मानी तो उसे सजा मिलेगी और वो सजा होगी एटर्नल डेथ। उसे बिटना की बॉडी भी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद उसकी हेल में भी कोई जगह नहीं होगी। सभी यही कहते हैं कि डाउन बहुत तड़पेगा अगर उसे पता चल गया कि पहले अपनी फैमिली उसने खोई, उसने अपनी दूसरी माँ खोई और उसके बाद बिटना को भी खो दिया। बिटना बोलती है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे रिवेंज चाहिए, वो भी कानून के अकॉर्डिंग। इसलिए उसे ये मत बताना कि मैं क्या करने जा रही हूँ और इसकी मुझे क्या सजा मिलेगी। अब उसके बाद वो एक दफ़ा डाउन से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या भरोसा मुझ पर, मैं क्या फैसला करूँ। लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम पर अंधा विश्वास है, मैंने ताए को छोड़ दिया, मैं उसे मार है क्योंकि इन केस का लिमिटेशन टाइम खत्म हो गया है। सिर्फ एक किम के केस में तुम्हारे लिए उसे डेथ सेंटेंस देना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम जो भी फैसला करोगी ये याद रखना, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता और मैं तुम्हें कभी भी भुला भी नहीं सकता। और फिर नेक्स्ट डे बिटना कोर्ट में आती है। सारी फैमिलीज उम्मीद की नजरें उसी की तरफ लगाए हुए थी और फिर उसके बाद बिटना कहती है कि इस सबसे ये साबित होता है कि जे एक सीरियल किलर है। बेशक इन केसेस का स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको सजा दूंगी, वैसी ही सजा जिससे लोगों को कानून पर भरोसा होगा। और कहती है कि मैं इसे डेथ की सजा सुनाती हूँ, सजाए मौत। और फिर फाइनली बिटना ने डाउन के विश्वास को नहीं तोड़ा था। उसकी खातिर उसने फैसला किया था कि बाइल उसे जो मर्जी सजा दे, लेकिन वो डाउन और बाकी सब लोगों की कानून की तरफ उम्मीद को नहीं तोड़ेगी। लेकिन इस सब की वजह से पब्लिक तो बहुत खुश हुई थी कंग बिटना को लेकर, लेकिन बहुत से लोग थे जो उससे निराश थे और वो थे वो असेंबलीमैन जो कि जियोंग के साथी थे और उससे फ़ायदा भी उठाते थे। और उन्होंने उसे प्रेशराइज किया था उसके बॉस को, जिसकी वजह से अब कंग बिटना का वो ट्रांसफ़र कर रहा था। कहता है कि तुम थोड़े अरसे एक छोटे शहर में जाओ और पब्लिसिटी से दूर रहो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जबकि संगू को भी मर्डर्स में साथ देने पर 15 साल की सज़ा हुई थी और उसके बाद उसने खुद को खुद ही ख़त्म कर लिया था। उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचा था। जबकि ताए उसे लगता था कि अभी भी वो जेल से फ़रार हो सकता है और यही बात वो उस रिलीजियस लेडी को भी कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत तड़प तड़प के मरा था, वो तो था भी बहुत छोटा, लेकिन मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मैं देखता हूँ मुझे कौन मौत की सज़ा देता है, मैं बच जाऊँगा और तुम लोग बस तड़पते ही रहना। और फिर जे कुछ ऐसा ही चक्कर चलाता है। उसके कुछ साथी थे उसकी पावर्स के थ्रू और वो उसे यही मैसेज भेजते हैं कि तुम्हारे भाई ने खुद को ख़त्म कर लिया है, तो उसके फ्यूनरल के लिए तुम एक स्पेशल लीव अप्लाई करो। जबकि उधर हमें बिटना को दिखाते हैं। आज उसके ऑफिस में एक परछाई आती है और वो वही था जो कि बाइल के ऑर्डर पर अमल करने के लिए आया था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी डेथ हूँ और तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेकिन बिटना उससे कहती है कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले खुद ही कर दूंगी, बस एक आखिरी काम मुझे करने दो। और फिर उसके बाद वो हान डाउन के पास जाती है और कहती है कि मैं सजा के तौर पर इस दुनिया में भेजी गई थी, लेकिन जब मैं आई थी तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर मुझे ट्रू लव मिल जाएगा। वो उसे बताती है कि तुम मुझे कितने प्यारे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा मन करता है कि बस तुम खुश रहो, चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी खोना पड़े, बस मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। और आई थिंक इसी को प्यार कहते हैं। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ, प्लीज़ तुम कभी सैड ना होना। और हान डाउन को तो यही लगता था कि इसका किसी दूर के शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। उसी बात को लेकर ये मुझे ये कह रही है कि दूर जा रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ख़त्म होने जा रही है। वो उसे कहता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करती हो। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके साथ ही कंग बिटना उसे बाय बोलती हुई वहाँ से चली जाती है। उसने अपने दिल की बात कर दी थी, उसके इस दुनिया में सारे काम खत्म हो चुके थे और अब वो खुद को उस डेथ के हवाले कर देती है और बाइल की सज़ा खुद पर पूरी कराती है। उस टाइम पर डाउन को पता चलता है ग्रामरी के थ्रू कि वो कैसे खुद को ख़त्म करने जा रही है और ये भी याद आता है कि उसने जाने से पहले मुझे बाय नहीं बल्कि गुड बाय बोला था। वो दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक टाइम ख़त्म हो गया था। उस वक्त तक बिटना बहुत घायल थी। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन उसकी नज़रों के सामने ही बिटना के सारे वाइटल्स स्टॉप कर जाते हैं और डॉक्टर्स यही डिक्लेयर करते हैं कि इसकी जान जा चुकी है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हान डाउन बहुत सैड सा एक फ्यूनरल पर जा रहा था, लेकिन वो फ्यूनरल बिटना का नहीं था
बल्कि उस ओल्ड लेडी का था जिसकी बॉडी में एंजल रहता था। और फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। हान डाउन बहुत रोता है बिटना के पास बैठकर और फिर उसका एक आंसू उसके फेस पर गिरता है, जिसके साथ ही बिटना अपनी आंखें खोल लेती है। और फिर हमें ये दिखाते हैं कि बिटना की बॉडी से निकलने के बाद जैसे ही जस्टिशिया बाइल के पास पहुंची थी तो उसने कहा था कि अब मेरे ऑर्डर्स ना मानने का अंजाम तुम्हारे सामने खड़ा है। इस दरवाजे के पीछे एटर्नल डेथ है और उसके बाद तुम खत्म हो जाओगी। बिटना उसी तरफ जाने वाली थी, उसे कोई भी पछतावा नहीं था। उसने जो भी किया हान डाउन की सुरक्षा के लिए किया। और फिर उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि एंजल वहां पर आ जाता है और कहने लगता है कि गॉड की तरफ से ये मैसेज है कि इस टाइम पर जस्टिशिया को सजा ना दी जाए, क्योंकि जस्टिशिया ने एक अच्छा काम किया है। उसने बहुत सारे दुखी दिलों को सुकून दिया है, इसीलिए फैसला किया जा रहा है कि जस्टिशिया के इस पुण्य के बदले उसे सजा ना दी जाए और इसे दुनिया में वापस भेज दिया जाए। अब ये सुनने के बाद बाइल की कुछ भी नहीं चलती थी, वो उसे चुपचाप वहां से भेजने का कह देता है। और वो लड़की जो कभी डीमन हुआ करती थी अब अच्छे काम करने लग गई थी। और फिर उसके बाद वो बिटना की बॉडी में वापस आ जाती है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ताए अपने भाई के फ्यूनरल पर गया था, लेकिन वहीं से ही वो पुलिस को चकमा देकर किसी तरह से भागने में कामयाब हो चुका था। ये बात जैसे ही बिटना और डाउन को पता चलती है तो बिटना कहने लगती है कि इसका मतलब है कि इसे सजा देने के लिए मुझे ही एक्शन में आना पड़ेगा। और डाउन उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास समय कम ही होगा, इसी में ही अपना काम मुकम्मल कर देना। इसका मतलब है कि डाउन ने खुद उसे इजाजत दी थी कि अब तुम उसे खत्म कर सकती हो, क्योंकि कानून तो उसे पकड़ने में नाकाम रहा था। और हमें ताए को दिखाते हैं जो कि पहले तो भागने की तैयारी में था, लेकिन फिर उसे वलक एक ऑफिसर की आवाज़ में कॉल करता है और कहता है कि आपके पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ है और उसकी वजह से उसे एक जगह पर छुपना पड़ता है। और यहाँ पर जस्टिशिया उसे ढूंढ लेती है और फिर उसे कहने लगती है कि तुम्हारा असली ट्रायल अब स्टार्ट होता है, तुम्हें वो सज़ा मिलेगी जो कि तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर होने वाली है। अब वो उसे हिप्नोटाइज करती है और हर वो मज़ा चखाती है जैसे वो लोगों को तड़पाया करता था। वो उसे बार बार मारती है जिस तरह से वो भी लोगों को सीरियल किलिंग में हर दफ़ा मारा करता था। और फिर उसे अपने ही सपनों में वो एक अदालत लगाकर सैटर्न के सामने खड़ा कर देती है और अब वो दोनों आपस में मुकाबला कर रहे थे। और यहाँ पर वो इतना पावरफुल था कि ताए की उसके सामने एक भी नहीं चल रही थी। यहाँ पर भी वो एक दफ़ा फिर से मौत का मज़ा चखता है और फिर दोबारा से जिंदा हो जाता है। अब वो उसे हान डाउन के घर पर लेकर जाती है और जिस बेदर्दी से उसने उसकी फैमिली को कत्ल किया था उसी तरह से उसे भी टॉर्चर कर दिया है। अब वो बार बार तकलीफ का मजा ले रहा था, लेकिन वो भी अपनी सपनों की दुनिया में। लेकिन उसके बाद वो देखता है तो जस्टिशिया के सामने गिरा हुआ था, उसे भी वो तकलीफ फील हो रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसे हर वो चीज़ एक्सपीरियंस हो चुकी थी। तो वो उसे दोबारा से कैदी वाली वर्दी पहनाती है और फिर उसे मारती है और फिर गेना के स्टैंप लगाकर उसे वहाँ से दफा कर देती है। वो अपने हर किए का मजा चख चुका था और उस जगह पर पहुंच गया था जहां वो डिजर्व करता था, लेकिन वो उसकी बॉडी को इस तरह से हैंग करके खड़ा कर देती है कि जब पुलिस आती है तो सारे लोग देखते हैं कि उसके सामने 14 कॉफिन्स पड़े हुए हैं। और ये देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे अपने किए हुए हर मर्डर का बदला मिल चुका है। जबकि बिटना उसके बाद जाती है और एंजल की फोटो के सामने खड़े होकर कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, दोबारा कभी दुनिया में आओ तो मैं तुमसे मिलना चाहूंगी। अब उसके बाद बिटना से मिलने के लिए बाइल आता है और कहता है कि जैसे भी, लेकिन तुमने अपना काम पूरा कर दिया है, अब तुम वापस आ सकती हो और अपना वही काम स्टार्ट भी कर सकती हो जैसे तुम मेरे अंदर जस्टिशिया बनकर काम करती थी। लेकिन बिटना उससे कहती है कि तुमसे मुझे एक फेवर चाहिए और वो ये है कि मैं 3 साल की मोहलत मांगती हूँ। मैं ये टाइम हान डाउन के साथ इसी दुनिया में गुजारना चाहती हूँ, हर खुशी को, गम को और प्यार को उसके साथ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि ये समय भी बहुत है अगर हम खुल के जिए तो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इंसानों की जिंदगी किसी भी टाइम पर खत्म हो सकती है, लेकिन फिर भी वो साथ ही जीने मरने की कस्में खाते हैं। जिस तरह से उसकी खुशी थी वो भी कहता है कि ये समय मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा और हम इन 3 सालों में इतना जिएंगे कि तुम पूरी जिंदगी मेरी मेमोरीज में रहोगी। अब बिटना 2 साल तक एक छोटे से शहर में जाकर जज अपॉइंट हो गई थी और वहाँ पर वो हमेशा बहुत अच्छे फैसले देती थी। इसी बीच हान डाउन और वो इकट्ठे डेट करते थे और बहुत अच्छा समय भी बिताते थे। और फिर फाइनली बिटना को कॉल आती है और पता चलता है कि उसका वापस सियोल में ट्रांसफर हो गया है। ये सुनकर तो वो और भी खुश हो जाती है क्योंकि डाउन और वो एक दूसरे के साथ और भी समय बिता सकेंगे। अब बिटना सियोल में वापस आ गई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो उसे बहुत मिस करते थे और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वो अपने प्यार हान डाउन के साथ बहुत सारा समय बिताती है। वो दोनों इकट्ठे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब वो डीमन गर्ल एक लव बर्ड बन चुकी थी। तो यहाँ पर एक दिन दाही उसके पास एक लड़के को लेकर आती है जो कि उसका फ्रेंड था
और उसकी बातों और उसकी नज़रों से हमारी डीवन को अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि एंजल ही है, जो कि इस दफ़ा इस लड़के के रूप में इस दुनिया में आया हुआ है और उसने अपना वादा पूरा किया था, फिर से उसे मिलने के लिए आया था। और फिर एक दफ़ा बिटना के पास दोबारा से बाइल एक और ऑफ़र लेकर आता है और वो ऑफ़र ये थी कि अगर 1 साल के अंदर अंदर तुम 10 लोगों को ठिकाने लगा दो जो कि मर्डरर्स हो, उनको सज़ा ना मिली हो, तो फिर तुम इसी दुनिया में हैंड डाउन के साथ पूरी ज़िंदगी एक ह्यूमन बीइंग की तरह गुजार सकती हो। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा और वो सपनों की दुनिया जो तुम जीना चाहती हो। लेकिन बाइल खुद कभी भी नहीं चाहता था कि वो इंसानों की दुनिया में इंसान बनकर रह जाए। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सक्सेसर बनकर उसी दुनिया में वापस आ जाओ जहाँ से तुम बिलोंग करती हो। अब यही बात वो जाकर हान दाउन से भी शेयर करती है और कहती है कि वही सारा कुछ फिर से दोहराना पड़ेगा, 10 मर्डरर्स को उसी अजियतनाक मौत से गुजारना पड़ेगा। लेकिन जब उन मर्डरर्स को सजा नहीं दूंगी लॉ के अकॉर्डिंग तो उनकी फैमिलीज फिर से हर्ट होंगी। क्या मैं उन लोगों को हर्ट करना अफोर्ड कर सकती हूँ? डाउन का बहुत मन था कि वो इसी दुनिया में उसके साथ हमेशा के लिए रह जाए, लेकिन वो कहता है जस्टिशिया ये फैसला तुम्हारा है, तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहता हूँ, वीकनेस नहीं। और फिर बिटना के पास नेक्स्ट डे कोर्ट में एक केस आता है। एक बॉय ने एक लड़की को असॉल्ट किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। उसकी लाइफ को रुइन करने के बाद भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। ये देखते ही बिटना को गुस्सा आ जाता है और उसका मन करता है कि वो अपनी उन्हीं पावर्स को यूज करे जैसे वो इस जैसे लोगों को पहले भी सजा देती आई है। और उसकी नजरों में बदले की आग के साथ ही वो कोर्ट को एडजर्न कर लेती है। आज फिर से कुछ बच्चे कोर्ट में आए हुए थे और वो बिटना को देखकर उससे पूछने लगते कि आप एक जज हैं, क्या आप एक अच्छी जज हैं या फिर बुरी? और वो स्माइल करके कहती है कि मैं एक जज हूँ, जज फ्रॉम द हेड। और इसके साथ ही इस सीरीज का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।